वेलकम दोस्तों, आइए आज हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की रिवीजन क्लास पढ़ते हैं। यानी इस वीडियो में मैं कंसेप्ट्स की बात करूंगा, इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाले मेजर कंसेप्ट्स की बात करूंगा, 2-3 क्वेश्चंस भी कराऊंगा डिस्कस आपके मॉड्यूल से। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए पहला कंसेप्ट क्या कहता है, आपको पहला कंसेप्ट ये कहता है कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या अंतर है। देखिए भाई, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के डिफरेंस का क्या पर्पस है। फिक्स रेट का मतलब है कि आपने लोन लिया या लेंडिंग करी, या तो आप बोरो कर रहे हो या तो लेंडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होगा पूरी उस लोन ड्यूरेशन में। उस जो भी बोरोइंग करी है या लेंडिंग करी है उसकी ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होने वाला, देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर वो फ्लोट करता है, फ्लोट का मतलब चेंज करता है, वेरिएबल रेट है, तो उसे हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेट, यानी रेट चेंज होगा। अब देखिए, चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि हर पल चेंज होगा, नहीं, हर रीसेट डेट पे चेंज होगा। हर रीसेट डेट, अब जो बिटवीन द टू रीसेट डेट फिक्स रहने वाला है। जैसे मान लो कि मैंने एक लोन लिया जो कि रेट 6 मंथ्स में चेंज होता है, यानी कि वो फिक्स रहेगा 6 महीने के बीच में, लेकिन हर 6 महीने बाद दोबारा से इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि 0 पीरियड पे हमने रेट डिसाइड किया, कोई भी बेंचमार्क का रेट +2%, माइबॉर हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है, लाइबॉर हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने एक बेंचमार्क रेट लिया, कोई भी बेंचमार्क रेट, और उसमें 2% एक्स्ट्रा देना है। हमने, हमारा बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कहा बेंचमार्क रेट +2%, तो बेंचमार्क रेट में 2% हमें देना है। हर 6 महीने के बाद जो बेंचमार्क रेट होगा, जो भी बेंचमार्क रेट होगा, उसमें 2% ऐड करके अगले 6 महीने के लिए देना है। अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यानी अगर मैं आज लोन ले रहा हूँ तो आज का जो लाइबॉर है +2%, मुझे वो अगले 6 महीने तक देना है। लेकिन 6 महीने बाद जो लाइबॉर का रेट होगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, उस रेट को +2% ऐड करिए, वो मैं उससे अगले 6 महीने के लिए पे करूँगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद जो नया लाइबॉर होगा उसमें 2% ऐड करके मैं उससे अगले 6 महीने के लिए दूंगा। यानी कि इस तरीके से 6 महीने के बीच में मेरे लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होने वाला है, लेकिन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब वेरी करेगा, चेंज करेगा बेंचमार्क रेट के अकॉर्डिंग। आई होप ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब बात करते हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट की, सीधा सीधा काम की बात करते हैं। सर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, जब भी इंटरेस्ट पे हम पैसा लेते हैं या देते हैं, हमें थोड़ा बहुत डर इन्वॉल्व होता है। डर इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि भैया, मैं इधर ना चैप्टर को समझाते हुए इंटरेस्ट रेट, हम मान लेते हैं कि हम एक बोरोवर है, उससे बेटर समझ आएगा आपको चैप्टर। मान लेते हैं मैं एक बोरोवर हूँ, मुझे लोन लेना है या ले लिया है। अब मुझे इंटरेस्ट रेट का डर लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। अगर वेरिएबल रेट होगा तो बढ़ जाएगा, या फिर अगर मानो मुझे फिक्स रेट लोन भी लेना है, लेकिन मुझे लेना आज से कुछ महीने बाद है, आज से 6 महीने बाद लोन लेना है, तो मुझे डर लगा हुआ है कहीं 6 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो मैं आज ही कोई अग्रीमेंट बुक कर लेना चाहता हूँ, ब्लॉक कर लेना चाहता हूँ, ताकि मुझे 6 महीने बाद मिलने वाला जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाए आज ही। आइए देखते हैं कि फॉरवर्ड रेट क्या है। फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट पे हम लोन लेंगे, एक स्पेसिफिक अवधि के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इसकी भाषा क्या होती है, जैसे हम व्हेन वी बुक अ लोन फॉर फ्यूचर डेट, आज नहीं लोन ले रहे, फ्यूचर डेट पे लेंगे, एट अ रेट आज डिसाइड हो जाएगा, एंड ड्यूरेशन अग्रीड टुडे, मतलब रेट और ड्यूरेशन आज ही डिसाइड हो जाएगी कि कितने महीने का लोन होगा, किस परसेंटेज पे होगा, कब स्टार्ट होगा, बट वो आज नहीं मिलेगा, मिलेगा बाद में। जैसे मान लेते हैं, बोलते हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट 3x9। इसका मतलब क्या होता है, इसे पढ़ते हैं कि 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, 9 महीने बाद खत्म हो जाएगा। सिंपल, 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा, 9 महीने बाद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आज से 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा और उसके 6 महीने बाद, क्योंकि आज से 9 महीने देख रहे हैं, 3x9 मतलब ये जो 3x9 है ये आज से है, कि 0 पीरियड से 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा और 9 महीने बाद, आज से 9 महीने बाद लोन खत्म हो जाएगा। तो 3x9 में एक्चुअली में ये 6 मंथ्स का लोन है, जो कि आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, अगले 6 महीने के लिए लोन। सिंपल। आज की डेट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेट, व्हेन वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। 3 महीने बाद की डेट को बोलते हैं लोन स्टार्ट डेट, सेटलमेंट डेट, फिक्सिंग डेट, मतलब जिस डेट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर रखा है। और उसके बाद लोन की ड्यूरेशन है ये 6 महीने, और उसके बाद लोन की मैच्योरिटी डेट या लोन रिटर्न डेट, जिस दिन हमें लोन को चुका देना है वापस। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। बैंक, अब देखो ये ना, हम बेसिक कन्वेंशंस मान रहे हैं कि बैंक जो है वो लेंडर है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट है अगर वो आपको लोन देता है। और जब वो लोन देता है तो इसे बोला जाता है कि सेल लोन, इसे बोला जाता है लोन गिवन, इसी को बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन। तो ये बात याद रखिएगा, जो लोन दे रहा है
वो एक तरीके से शॉर्ट पोजीशन टेकअप कर रहा है लोन में, मतलब वो उस अमाउंट की शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि वो आपको लोन दे रहा है। इसे, इस भाषा को आप याद रखिए, क्योंकि तभी आपको पोजीशन वाले क्वेश्चन जब हम पूछेंगे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सब समझ आएगा। टर्मिनोलॉजी है। अगर क्लाइंट है, हम लोग हैं क्लाइंट, हमने बोरोवर्स हैं, हमने लोन लिया बैंक से, हमने लोन टेकन है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। और लोन टेकन है तो यानी लोन टेकन इज़ लॉन्ग पोजीशन। जब हम लोन लेते हैं, इट इज़ सेड कि हमने लॉन्ग पोजीशन ली है लोन में, और जिसने लोन दिया है इसका मतलब उसकी शॉर्ट पोजीशन है लोन में। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन, देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन FRA। अब देखिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 3 तरीके के लोग हो सकते हैं जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कैश सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। देखो फॉरवर्ड मार्केट में ना बहुत बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स काम करते हैं। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब क्या है कि इनका लोन को लेने और देने का कोई पर्पस नहीं है, इनको कोई लोन ना चाहिए, ना लोन लेना चाहते हैं, ना लोन देना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ स्पेक्यूलेशन करनी है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, उस फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं, उसके लिए बैंक के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखते हैं, ताकि इन्हें अगर इनकी तरफ फेवरेबल मूवमेंट आई तो इन्हें बेनिफिट होगा, इन्हें वो जो नेट गेन मिलना है वो मिल जाएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर हम लोन एक्चुअली ले और दे नहीं रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पे लोन लेने या देने का पर्पस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेक्यूलेटर हैं, हम खाली स्पेक्यूलेशन के लिए आए हैं। इंटरेस्ट रेट की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज को नेट सेटल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेट सेटलमेंट देखते हैं। नेट सेटलमेंट एक्चुअली में कोई लोन की ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को सेटल किया जाता है। सिर्फ हमें कितना प्रॉफिट मिलना है या हमने कितना पैसा बैंक को देना है वो डिसाइड होता है, और कुछ नहीं। तो देखिए ये कैसे डिसाइड होता है प्रॉफिट या लॉस। एक्चुअल रेट कितना है उस दिन, जिसे हम बोलते हैं कि उस दिन जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया लेकिन आज से 3 महीने बाद के लिए किया है ना, आज से 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा, तो जो 3 महीने बाद का डेट का रेट होगा उसको यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअल रेट को देखेंगे और माइनस कर देंगे फॉरवर्ड रेट को। क्या ये मेरी बात आपको समझ आई? मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड रेट को माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये पता लग जाएगा हमें कि भैया कितने इंटरेस्ट का हमें फ़ायदा हो रहा है या कितने इंटरेस्ट का हमें नुकसान हो रहा है। और नोशनल लोन अमाउंट, देखिए नोशनल लोन अमाउंट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में कोई लोन लिया या दिया नहीं गया, यहाँ पर्पस ही नहीं था लोन लेने का। यहाँ तो सिर्फ हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर खेल रहे थे, हमें पता था इंटरेस्ट रेट मान लो कम होने वाला है तो हमने पहले ही लेंडिंग कर दी होगी। हमें पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो हमने पहले ही बोरोविंग के लिए ट्रांजैक्शन करके रख ली होगी। एक्चुअली में लोन लिया दिया नहीं होगा, सिर्फ एक नोशनल अमाउंट पे इंटरेस्ट की बात करके रखी है, अग्रीमेंट करके रखा है, और आगे आ जाएगा मंथ्स में। और ये भी आप जानते हो कि जैसे अगर 360 डेज़ इन अ ईयर दिया हो तो फिर ये डेज़ के हिसाब से चलता है, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर डेज़ के हिसाब से आ जाएगा। जैसे अगर 1 महीना होगा तो 30 डेज़, 3 महीने होंगे तो 90 डेज़, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। और अपॉन 1 प्लस एक्चुअल रेट इंटू n/12, वही वाली बात हो गई कि ये तो डिस्काउंटिंग की आप मान के चलो बात हो रही है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रही है 3 महीने बाद हो रही है, तो उसे हम आज की डेट पे लेकर आ रहे हैं। मैं इसे और डिटेल में समझाना चाहूँगा, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सुनिए। मान लेते हैं हमने एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एंटर किया है 3x9। 3x9 मतलब आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, 9 महीने बाद खत्म हो जाएगा। परफेक्ट। 10% के रेट पे नोशनल लोन अमाउंट, देखो नोशनल लोन अमाउंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पस सिर्फ स्पेक्यूलेशन का है। स्पेक्यूलेशन मतलब हम एक्चुअली में ना तो लोन लेना चाहते हैं ना तो लोन देना चाहते हैं, कुछ नहीं, हमारा पर्पस सिर्फ स्पेक्यूलेशन का है। मान लेते हैं हमने बोरोविंग की स्पेक्यूलेशन की है, हमने ये बोरोविंग की स्पेक्यूलेशन की है कि भैया अगर हम इतने का लोन लेंगे आज से 3 महीने बाद तो 10% के रेट पे हमें लोन मिल जाएगा, सिंपल। और मान लो उस दिन एक्चुअल रेट 12% हो गया, तो ये तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हो गई, बहुत बढ़िया सिचुएशन हो गई। क्यों? हमने लोन बुक किया हुआ है 10% पे, यानी मुझे, ऐसे समझो, मुझे यहाँ से 3 महीने बाद लोन मिल सकता है 10% का। मिल सकता है क्या? मिला हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक ऑब्लिगेशन होती है, ऑप्शन नहीं होती। यानी मैंने यहाँ पे आज 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बुक कर लिया है कि मुझे 3 महीने बाद 10% के रेट पे 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, लेकिन उस दिन का एक्चुअल रेट है 12%। तो यानी मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ 10% पे और वापस बैंक को लोन दे सकता हूँ, मतलब आप ये मानो कि लेंडिंग कर सकता हूँ उस अमाउंट की 12% के रेट पे। यानी मैं लोन खरीद रहा हूँ 10% पे और लोन में वापस उसी दिन बेच सकता हूँ अगले 6 महीने के लिए 12% पे, तो मुझे तो 2% का गेन हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेट ग्रेटर है फॉरवर्ड रेट से, इसलिए बोरोवर जो है जिसकी लॉन्ग पोजीशन है उसे बेनिफिट होगा, उसे यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 10% का है एक तरीके से, और एक्चुअल रेट इन द मार्केट 12% है। तो आप ये देखेंगे एक्चुअल रेट माइनस बोरोड रेट,
यानी हमारे को जो बेसिकली इस रेट को रेफरेंस रेट भी कहा जाता है। इस रेट को और कहीं पर क्या कहा जाता है, कभी कभी बुक्स में आपको रेफरेंस रेट लिखा हुआ मिलेगा, डरना मत, एक्चुअल रेट ही रेफरेंस रेट के बराबर है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस रेट माइनस आपका जो फॉरवर्ड रेट है, तो यानी आपको 2% का फ़ायदा मिल रहा है 1 लाख रुपए के लोन पे 6 महीने के लिए। लेकिन ये जो फ़ायदा मिलेगा, देखिए बेटा, ये जो फ़ायदा मिलेगा ये तो इस पूरी ड्यूरेशन में मिलेगा, लेकिन इस वक्त तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे 6 महीने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसलिए इस अमाउंट को 6 महीने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो इस पैसे को आप डिस्काउंटिंग करेंगे 6 महीने के लिए, और वो भी किस रेट पे? एक्चुअल रेट पे। ध्यान रखना, फॉरवर्ड रेट पे नहीं। फॉरवर्ड रेट तो एक हाइपोथेटिकल रेट है जो हमने बैंक के साथ बुक किया है, लेकिन डिस्काउंटिंग होती है एक्चुअल रेट, जो उस दिन एक्चुअली में रेट चल रहा है। तो एक्चुअल रेट के हिसाब से आप इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। आपको पता लगा कि आपको गेन होगा 943.40 का, यानी बैंक आपको 943.40 देगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लोज करने पे, अज्यूमिंग कि बैंक के कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। मैं दोबारा एक बार क्विकली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज हमने 3 महीने बाद के लिए अगले 6 महीने के लिए एक लोन बुक किया 10% के रेट पे। आज बुक किया, 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, 9 महीने के बाद लोन खत्म हो जाएगा। और ये एक नोशनल लोन अमाउंट है, एक्चुअली में लोन लेना या देना हमारा पर्पस नहीं है। हमने 1 लाख रुपए का लोन की बस बुकिंग कर रखी है 10% के रेट पे, यानी हमें 10% ब्याज पे लोन मिल जाएगा। उस दिन का एक्चुअल रेट अगर 12% हो गया तो हमें 2% का गेन मिलेगा इस ड्यूरेशन के लिए, यानी हमें 2% का गेन मिलेगा 1 लाख रुपए पे 6 महीने के लिए। लेकिन ये जो हमें गेन मिलेगा अज्यूम टू बी अकरिंग एट द एंड होता है, माना जाता है कि ये अंत में अकर करेगा, इसीलिए हम इसे 6 महीने के लिए डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे निकाल के लाएंगे कि हमें एक्चुअल डेट पे, जिस दिन एक्चुअली में ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है, जिस दिन, उस दिन, क्योंकि हम तो बैंक के पास आज ही पहुँच जाएंगे। हम कहेंगे हाँ भाई बैंक, 3 महीने हो गए, मैंने तुमसे 10% का लोन बुक किया हुआ है, आज तो 12% का लोन है, यानी मेरे को दो 10% पे लोन, मुझसे लो 12% पे लोन, तो मुझे 2% का बेनिफिट दो। बैंक कहेगा ये जो बेनिफिट है ये अगले 6 महीने में अक्रू होना है, आज थोड़ा ना अक्रू होना है, तो 6 महीने बाद आना। तो मैं कहूँगा अच्छा 6 महीने बाद नहीं आऊँगा, आऊँगा आज, अभी के अभी चाहिए, इस पैसे को डिस्काउंट करके मुझे जितने बनते हैं उतने दे दो। यानी इस पैसे को 6 महीने के लिए डिस्काउंटिंग लगा दो, जो आज बेनिफिट बनता है बस मुझे वो दे दो, मैं चला जाऊँगा। तो ये मेरा गेन है। आई होप आपको गेन का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पूरी तरह समझ आ गया। ये लॉस भी बन सकता है अगर ये फिगर नेगेटिव आ रही हो, इसका मतलब उस केस में हम बैंक को देकर आएंगे। क्या हम भाग नहीं सकते? नहीं भाग सकते। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एक तरह का ऑब्लिगेशन है, फिक्स्ड अग्रीमेंट है, आपको बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा अगर नुकसान हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है, हम फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। आइए, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में दूसरी टाइप, हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि हमारे पास एक अंडरलाइंग लोन है, यानी कि हमारे पास एक अंडरलाइंग पोजीशन है, बस हम अपने रिस्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे पास, मान लो मेरे पास एक फ्लोटिंग रेट का लोन है, मुझे डर है कि इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो मुझे डर सता रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो मैं कहता हूँ चलो मैं बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का। अब उससे क्या होता है, देखो मेरे को जो एक्चुअल मेरा इंटरेस्ट जा रहा है वो तो जाता रहेगा, अगर वो बढ़ गया इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा हुआ जाता जाएगा, जो भी मेरा एक्चुअल रेट चल रहा है वो तो जाता रहेगा। लेकिन फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट से जो गेन या लॉस होगा वो मेरे को बेनिफिट दे देगा। अगर गेन हुआ तो फ़ायदा हो जाएगा, लॉस हुआ तो और नुकसान हो जाएगा, और मेरी एक्चुअल जो पोजीशन है वो एक फिक्स रेट पे आ जाएगी। देखिए कैसे काम करता है ये एक्स। सुनिए, हेजिंग मेथड का मतलब है इसमें एक्चुअल डिलीवरी हो रही है व्हेन यू हैव एन अंडरलाइंग लोन ट्रांजैक्शन विच यू वांट टू कवर रिस्क, मतलब जिसका आप रिस्क कवर करना चाहते हैं। एक्चुअल लोन अलग से चलता रहेगा एज पर एक्चुअल रेट, हमारा जो लोन एक्चुअली में चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो एफआरए से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, इसी मेथड से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, इस मेथड से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे एक्चुअल इंटरेस्ट के साथ, जो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट जा रहा है उसके साथ नेट कर देंगे, तब हमें इफेक्टिव रेट पता लग जाएगा। देखिए पहले आप एफआरए का रेट निकालिए जो इफेक्टिव रेट है, फिर जो हमारा एक्चुअल रेट चल रहा है, जो हमारा एक्चुअल रेट चल रहा है उसमें गेन या लॉस ऑफ एफआरए निकाल लो। गेन या लॉस ऑफ एफआरए ऐसे ही निकलेगा इसी मेथड से, उस परसेंटेज को ऐड कर लो अगर परसेंटेज पे निकाल लेते हो तो, और उससे फिर आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा, और इफेक्टिव रेट वुड बी इक्वल टू एफआरए रेट। आइए इसको भी हम दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल B1 B2 के थ्रू इस बात को भी समझते हैं कि जब हमने एक्चुअल लाइफ में हेजिंग करनी हो तो कैसे होती है। आइए पढ़ते हैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू। सुनिए, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास $1 लाख का एक्चुअल लोन चल रहा है फ्लोटिंग रेट पे। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास $1 लाख का एक्चुअल लोन चल रहा है फ्लोटिंग रेट पे, और मान लो मैं बोरोवर हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अब मुझे अगर इस बात का डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो मैं एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एंटर कर रहा हूँ 4x9 10% पे। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में साइन कर रहा हूँ बैंक के साथ जो आज से 4 महीने बाद स्टार्ट होगा, अगले 5 महीने के लिए रहेगा।
यानी आज से 4 महीने बाद स्टार्ट होगा और अगले 5 महीने के लिए रहेगा, यानी 9 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए, मान लेते हैं कि उस दिन, इस दिन हमें अब खाली इस पीरियड को कैलकुलेट करना है। देखो इस पीरियड के लिए तो हमने कोई हेजिंग भी नहीं करी, हेजिंग स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, 4 महीने बाद से, अगले 5 महीने के लिए। तो हम खाली इस पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं उस दिन एक्चुअल रेट हो गया 13.2%। तो जो मेरा लोन चल रहा है, एक्चुअल लोन चल रहा है $1,00,000 का, मुझे उस लोन पे तो एक्चुअली रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने जिससे भी इंटरेस्ट पे पैसा उठाया हुआ है, हो सकता है सेम बैंक हो सकता है अदर बैंक हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने जिससे भी बोरोविंग की हुई है, मुझे उसे तो 13.2% पे ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि मेरे पास FRA बुक्ड है 10% का, यानी मेरे को लोन इस दिन मिल सकता है 10% का, लेकिन मुझे ब्याज देना पड़ रहा है 13.2। तो मुझे बेसिकली इसके बीच में जो 3.2% का गेन होगा, गेन क्यों होगा? क्योंकि यार एक बात समझो ना, मेरे पास अधिकार है लोन लेने का 10% पे, और उस दिन मार्केट का रेट चल रहा है 13.2, तो मुझे जो 3.2% का गेन होगा वो मेरी इस कॉस्ट को कम कर देगा। यानी मेरा एक्चुअल रेट जो पेड होगा बैंक को वो 13.2 होगा, मैं बैंक को 13.2 दूंगा जिससे मैंने बोरोविंग की हुई थी। लेकिन मुझे FRA में गेन हो जाएगा कितना? FRA में गेन होगा 13.2 माइनस 10, यानी 3.2% का गेन हो जाएगा, क्योंकि मैं बोरोविंग कर सकता हूँ 10% पे, लेकिन मार्केट का रेट है 13.2। तो बेसिकली ऐसे सोचो कि मैं बोरोविंग कर सकता हूँ 13% पे और दे सकता हूँ बोरोविंग कर सकता हूँ 10% पे और दे सकता हूँ 13.2% पे। तो यानी मुझे 3.2% का गेन हो रहा है। वो गेन यहाँ पे आप एडजस्ट कर दोगे। गेन को माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कॉस्ट है। कॉस्ट में से जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से गेन को माइनस करूंगा तो मेरे इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी, यानी मुझे एक्चुअली में लोन 10% पे फील होगा। हमेशा जब भी आप FRA साइन कर लेते हो ना दोस्त, तो जो आपका FRA का रेट आपने साइन कर लिया, आपका इफेक्टिव रेट एंड में वही आएगा, यानी असलियत में आपको इसी रेट पे इंटरेस्ट फील होगा, इसी रेट पे इंटरेस्ट फील होगा दोस्त। ठीक है ना। सुनिए, एक और सिचुएशन लेते हैं, उल्टी सिचुएशन। मान लेते हैं ये सब कुछ ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग रेट कम हो गया 10 से भी, मान लो 10 से भी कम हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, लेकिन फ्लोटिंग रेट 6.5 हो गया। अब मैंने जो असली जिस बैंक से लोन ले रखा है उसे तो मैं ब्याज दूंगा, उसे तो मैं इंटरेस्ट दूंगा 6.5% के रेट पे, तो उन्हें तो मैं ब्याज देने वाला हूँ किस रेट पे? 6.5% के रेट पे, करेक्ट। लेकिन दोस्त मैं इंटरेस्ट दूंगा 6.5% पे, लेकिन जो मेरा एक्चुअल लोन है ये तो मैंने 6.5% पे चुका दिया होगा, लेकिन मेरा FRA साइन हो रखा है 10%, यानी मुझे लोन लेना है 10% पे। अब मुझे लोन लेना है 10% पे, लेकिन लोन मैं वापस चढ़ा पाऊंगा 6.5% पे, तो यहाँ तो मुझे 3.5% का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो ये भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो लॉस ऑन FRA भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मिलाकर मेरी कॉस्ट इफेक्टिवली 10% आ जाएगी। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई? मैंने क्या कहा? मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 10% आ जाएगी। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा 10% पे पहुँच जाएगी, क्योंकि मेरा FRA 10% का है। अगर मुझे फ़ायदा हुआ होगा तो कॉस्ट में से माइनस होकर इफेक्टिव कॉस्ट 10% पे आ जाएगी, और अगर मुझे लॉस हुआ होगा तो लॉस ऐड होकर एक्चुअल रेट से इफेक्टिव कॉस्ट 10% पे आ जाएगी। यानी यही बात मैंने इधर थ्योरेटिकली लिखवाई है कि भैया जो इफेक्टिव रेट हमें महसूस होगा वो FRA का रेट ही होगा, क्योंकि हम एक्चुअल रेट दे रहे होंगे जो भी, उसमें प्लस माइनस गेन ऑन FRA करने के बाद इफेक्टिव रेट वही रेट आ जाएगा जितना FRA का रेट है। अब यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जब हमारे पास अंडरलाइंग लोन था, तब उन क्वेश्चंस में इफेक्टिव रेट देखा जाता है कि इफेक्टिव हमें कितना फील हो रहा है। यहाँ पे गेन या लॉस निकालना सिर्फ पर्पस नहीं था, यहाँ पे पर्पस था इफेक्टिव रेट को देखना। ठीक है ना। और ये गेन या लॉस का मतलब क्या है कि कितने % हमारा पैसा लूज हो रहा है या गेन हो रहा है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन में भी परसेंटेज में हो रही है और अमाउंट में होनी होती तो फिर ऐसे ही अमाउंट में कैलकुलेशन करके यहाँ पे गेन या लॉस लिख देते। तीसरा है आर्बिट्राज। देखिए आर्बिट्राज का कंसेप्ट क्या है, आज ही की क्लास में थोड़ा एंड में समझाऊंगा। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है कि भाई हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से फेयर फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। अगर मार्केट का फेयर फॉरवर्ड रेट मतलब मार्केट का एक्चुअल फॉरवर्ड रेट उससे अलग आ रहा हो, अगर ज़्यादा आ रहा है, मान लो मार्केट में रेट बहुत हाई है, हमारे हिसाब से रेट कम होना चाहिए फॉरवर्ड का, तो हम उस केस में लेंडिंग कर देंगे। और उल्टा भी हो सकता है, अगर मार्केट का फॉरवर्ड रेट बहुत कम आ रहा है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कम आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन मार्केट में कम है, तो बोरोविंग कर लेंगे। यानी हमें उस केस में बेनिफिट उठाना कैसे आना चाहिए वो मैं समझाता हूँ। देखिए आर्बिट्राज के क्वेश्चन में पहले आप कैलकुलेट करोगे फेयर फॉरवर्ड रेट, फिर आप फेयर फॉरवर्ड रेट को एक्चुअल फॉरवर्ड रेट के साथ कंपेयर करोगे। मैं इसके ना 1-2 न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा अभी एंड में।
प्लस हमने क्वेश्चन में भी पढ़ रखा है, एग्जाम्पल सी भी हमने इसी के ऊपर बेस्ड पढ़ रखा है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ, बात बेटर समझ आएगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ना पूरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी मुझे लगता है। देखिए पहले मैं ना आपको एक नंबर लाइन के थ्रू कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए जैसे सोचिए कि अगर हमें मान लो कि अगले 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पता है, मान लेते हैं हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पता है, और मान लेते हैं ये है A%, और हमें मान लेते हैं कि 9 मंथ्स तक जाना है, ये 3 मंथ्स है, और हमें पूरे 9 मंथ्स का भी इंटरेस्ट रेट पता है। मान लेते हैं कि जो 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। मान लो कि अगर 9 मंथ के लोन के लिए बात करते हो तो B% पर एनम के रेट पे आपको इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है ना। अगर आपको आज से 3 महीने बाद अगले 6 महीने के लिए मतलब 3x6 का FRA निकालना है, 3x9 का FRA निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए, इस सारी टर्मिनोलॉजी को समझिए। अगर मुझे आज से अगले 3 महीने के लिए लोन के लिए इंटरेस्ट रेट पता है, अगर मैं आज से 9 महीने का लोन लेता हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट रेट पता है, लेकिन मुझे आज से 3 महीने बाद अगले 6 महीने के लिए जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट नहीं पता। तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि देखिए आर्बिट्राज क्या बोलता है कि मिस प्राइसिंग होनी चाहिए मार्केट में। अगर मिस प्राइसिंग नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मार्केट में मिस प्राइसिंग नहीं है तो इस पूरे फेज का जो इंटरेस्ट बनेगा और इस पूरे फेज का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बराबर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आर्बिट्राज नहीं है, आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रिस्कलेस प्रॉफिट कमाओ, तो फिर उस केस में ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। तो हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, यानी इस पीरियड के FRA को कैलकुलेट कर सकते हैं हम ये अज्यूम करके कि आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी फेयर प्राइसिंग एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर मैं मानता हूं कि मैं आज लोन लेता हूं तो A% के ब्याज को 3 महीने के लिए भरूंगा, 3 महीने के लिए A% के ब्याज को भरूंगा, और अगले 6 महीने के लिए इसे X% मान लेते हैं, चलो अज्यूम कर लेते हैं, और मैं X% का ब्याज अगले 6 महीने के लिए भरूंगा। और देखिए ये कंपाउंडिंग हो रही है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटरेस्ट अलग से ऐड नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग करके दिखा रहा हूँ। यानी A% का इंटरेस्ट मैं 3 महीने के लिए भरूंगा, और FRA जो कि X% पे है, यानी आज से फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, यानी आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होने वाला अग्रीमेंट अगले 6 महीने के लिए, तो मैं X% के रेट पे 6 महीने के लिए लोन पे इंटरेस्ट भरूंगा। तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 9 मंथ्स का, टोटल इंटरेस्ट हो गया, और ये इस 9 मंथ्स के इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। यानी अगर मैं B% के रेट पे 9 मंथ्स के लिए लोन लूँ तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए, यानी ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन को बोलेंगे नो आर्बिट्राज इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं, इसमें हम ये सोच रहे हैं, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा सकते हो। तो इसे लेकर जब आप सॉल्व करोगे X% को निकालोगे तो इसे बोलते हैं फेयर फॉरवर्ड रेट। फेयर फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है कि हमारे हिसाब से ये वो रेट है जिस रेट पे फेयरली फॉरवर्ड एग्रीमेंट मिलना चाहिए। यानी आज मान लो एक प्री सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये रेट कैसे आएगा, ये तो पता चल गया, इसे बोलते हैं फेयर फॉरवर्ड रेट। अब इसके एग्जांपल के थ्रू देखो, मानो कि आज से 0 पीरियड से 3 महीने का जो लोन है वो 6% पे मिल रहा है, यानी आज से 0 पीरियड से स्टार्ट होकर 3 महीने का जो लोन है वो 6% पे मिल रहा है, और 0 से स्टार्ट होकर 9 महीने का जो लोन है वो 10% के रेट पे मिल रहा है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि आज से 3 महीने का लोन 6% पे रेट पे अवेलेबल है, 9 महीने का लोन 10% के रेट पे अवेलेबल है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, यानी FRA 3x9 क्या होना चाहिए, फेयर क्या होना चाहिए। फेयर फॉरवर्ड रेट का मतलब है हमारे हिसाब से बिना आर्बिट्राज के इस पीरियड का इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए हमने लिखा इंटरेस्ट पे फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स और इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, लिखा प्लस जाता है कि भाई इस पीरियड का इंटरेस्ट प्लस इस पीरियड का इंटरेस्ट, लेकिन निकालते हुए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है। तो आप देखेंगे पहले 3 महीने के लिए 6% का इंटरेस्ट, फिर अगले 6 महीने के लिए X% का इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया ये वाली फेज़ का, ये हमारे इस पूरे फेज़ का इंटरेस्ट हो गया। अब इकट्ठे 9 मंथ्स के लिए भी इंटरेस्ट निकालिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब हमने इकट्ठे 10% के रेट पे 9 मंथ्स के लिए लोन निकाला, इंटरेस्ट रेट निकाला, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते x की वैल्यू आ गई 11.823। ठीक है जी, मान लेते हैं 82 मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो। तो आपके पास लगभग 11.82% पे FRA आना चाहिए, यानी हमारे हिसाब से
ये फेयर फॉरवर्ड रेट है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो हमारे हिसाब से कैलकुलेटेड रेट है, यानी हमारा दिल ये कहता है कि अगर आज लोन बुक करोगे जो 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, 9 महीने बाद ख़त्म होगा, तो वो रेट, वो लोन 6 महीने का लोन आपको 11.82% पे मिलना चाहिए एनुअल पर एनम के हिसाब से। इस रेट पे मिलना चाहिए। अगर इस रेट पे मिल रहा है तो कोई आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई मिस प्राइसिंग नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर लोन इससे ज़्यादा पे मिल रहा है मार्केट में, या लोन इससे कम पे मिल रहा है, अगर मानो एक्चुअल लोन इससे अधिक में मिल रहा है मार्केट में, तो हमें पता है कि मार्केट में बहुत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर एक्चुअल रेट इससे भी ज़्यादा है जितना हमारे को लगता है कि होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल मार्केट में लेंडिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में बहुत हाई रेट है तो लेंडिंग कर दो। अगर मार्केट में रेट 14% चल रहा है तो बेटर है 14% पे आप लेंडिंग कर दो, क्योंकि आपके हिसाब से आप इस रेट को अचीव कर सकते हो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से। तो समझिए, अगर मान लो एक्चुअली मार्केट का फॉरवर्ड रेट, देखिए ये हमारा कैलकुलेटेड रेट नहीं है, ये एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है कि अगर हम मार्केट गए, हमने कहा अच्छा अगर हम आज से 3 महीने बाद 9 महीने पे ख़त्म होने वाले लोन को बुक करें, तो दुकानदार ने कहा, मतलब बैंक ने कहा 14% का रेट। तो अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो है वो 14% है, हमारे हिसाब से फॉरवर्ड रेट होना चाहिए इतना, तो अब एक्चुअल फॉरवर्ड रेट ज़्यादा आ रहा है फेयर फॉरवर्ड रेट से। ऐसे अमाउंट में हमें लेंडिंग करनी चाहिए, हमें अमाउंट बोरो नहीं करना चाहिए, लेंडिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर मार्केट में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो ब्याज हमें प्राप्त करना है, यानी हम ये चाहेंगे कि हम 14% के रेट पे लोन दे दें किसी को और 14% ब्याज कमाएं, क्योंकि ये ब्याज तो हम इस ब्याज पे हम पैसा अरेंज करें, इस रेट पे हम पैसा अरेंज करेंगे अग्रीमेंट करके दो, और ये वाले रेट पे हम लेंडिंग करेंगे, एक्चुअल मार्केट में हम लेंडिंग करेंगे। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई? फिर ये इसकी मैंने कैलकुलेशन भी दिखाई है इंटरेस्ट की। ये कैलकुलेशन आपको देखिए, हमने वो क्या किया कि हमने इंटरेस्ट पे कितना किया होगा, हमने सीधा 9 महीने के लिए लोन उठा लिया होगा। 9 महीने के लिए लोन उठा लिया 10% पे, तो हमने 9 महीने के लिए 1 लाख पे 10%, 9 महीने का इतना ब्याज भरा, और हमें अमाउंट मिला कितना होगा, हमने ये दोनों सेल कर दिए होंगे, तो हमें ये अमाउंट मिला होगा 3 महीने के लिए, ये वाला अमाउंट मिला 14% के रेट पे 6 महीने के लिए, तो हमें 1 लाख रुपए पे 6% के रेट पे 3 महीने का ब्याज मिला। और फिर इसको ही कंपाउंड करो, प्लस मत करो, कंपाउंडिंग करो, इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 14% के रेट पे अगले 6 महीने के लिए ब्याज मिला, तो टोटल इंटरेस्ट मिला 8606। यानी हमने इंटरेस्ट दिया कितना, हमने इंटरेस्ट दिया होगा 10% के रेट पे सिर्फ 7500 का, और हमें इंटरेस्ट मिला कितना होगा 8606। तो बेसिकली हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की हेल्प से आर्बिट्राज कर रहे हैं, रिस्कलेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। रिस्कलेस प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि भाई हम इकट्ठे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हैं। हम इस ट्रांजैक्शन के लिए लोन बोरो कर रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन के लिए लोन लेंड कर रहे हैं, मतलब इस ट्रांजैक्शंस का लोन इंटरेस्ट हमें मिलेगा और इस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट हम देंगे। हम देंगे इतने पैसे और हमें मिलेंगे इतने पैसे, तो हमें गेन है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। यानी इसी के साथ ये तीनों टॉपिक आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वाले समझ आ गए। यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्बिट्राज का, हेजिंग का या स्पेक्यूलेशन का। देखिए मैं फिर से एक बात बता दूं, ये जो सेशन है ये रिविजनरी सेशन है। एक्चुअल क्लास में तो शायद एक ही टॉपिक पढ़ाने में मैं पूरी एक क्लास लगा देता हूँ, क्योंकि उसके 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ डिटेल में। अभी हम क्विक मैनर में रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक्स को टच कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या है। मैं अभी एंड में ये वाला सेशन खत्म करने पे 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको मॉड्यूल के, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। बोलिए ये बातें समझ आ गई जी आपको? पक्की बात है। इसके बाद मैंने एक कंसेप्ट बिल्डर भी रखा है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात करते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट गारंटी की। देखिए वैसे ऑप्शंस के बारे में मेजरली हमने ऑप्शंस वाले चैप्टर में, डेरिवेटिव ऑप्शंस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी बिल्कुल ब्रीफ में मैं ऑप्शंस को रिव्यू करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस है। देखिए इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एक तरह की गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली हम जब इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में एंटर करते हैं तो हम अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं लेते कि हमें अब ये करना ही पड़ेगा। देखो फॉरवर्ड अग्रीमेंट में अंतर है। फॉरवर्ड का मतलब है इसमें आपने वचन दे दिया, अब जो फॉरवर्ड अग्रीमेंट आपने किया आपने उसे पूरा करना ही है, चाहे वो आपके लिए फेवरेबल है, चाहे वो आपके लिए अनफेवरेबल है। चाहे वो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आपको फ़ायदा दे रहा है तो फ़ायदा लो, नुकसान दे रहा है तो नुकसान भी लो, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट करते थे फॉरवर्ड अग्रीमेंट में, जो भी ऊपर पढ़ कर आए हैं। लेकिन जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस की, तो वो ऑब्लिगेशन नहीं होते।
वो हमारे दिल की बात है। अगर हमें फ़ायदा हो रहा होगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो हम लैप्स होने देंगे, ऑप्शन को हाथ ही नहीं लगाएंगे। बोलिए मेरी बातें आप समझते हैं मैंने क्या कहा? यानी ऑप्शंस और फॉरवर्ड में ये बहुत बड़ा अंतर है। समझे आप मेरी बात? अब एक बच्चा कह रहा है कि यार ये ना पहले फॉरवर्ड वाले 1-2 क्वेश्चन करा दो सर, फिर ऑप्शंस पे आओ। ठीक है बेटा, ऐसा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो आप मेरे साथ। ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का। पढ़िए ज़रा मेरे साथ, एक बार क्विकली पढ़ेंगे, है ना। मेसर्स पार्कर एंड कंपनीज कंटेम्पलेटिंग टू बोरो। कंटेम्पलेटिंग टू बोरो मतलब सोच रहे हैं बोरो करने की। कितने रुपए? 60 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम नाउ। यानी आज से 6 महीने बाद अगले 3 महीने का लोन लेंगे। आज से 6 महीने बाद अगले 3 महीने का लोन लेंगे। ठीक है, इसकी नंबर लाइन देखो। यानी हम आज से 6 महीने बाद अगले 3 महीने का लोन लेना चाहते हैं। आज से 6 महीने बाद अगले 3 महीने का लोन लेना चाहते हैं, जो लोन स्टार्ट होगा 6 महीने पे और ख़त्म होगा 9 मंथ्स पे। ठीक है, अब वो ये कहता है द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9%। आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% है आज का, बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स। ऑब्वियसली बात है, आज से 6 महीने बाद हमें लोन चाहिए, तब तक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। द कंपनी वॉन्ट्स टू हेज इट सेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। वो कहता है कि भैया कंपनी चाहती है कि हम इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हेज हो जाए। हेज हो जाए मतलब हम अपनी रक्षा कर लें। तो ये हेजिंग का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक्चुअली में लोन लेना चाहते हैं। क्या हम इसमें सिर्फ, एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं कि 60 करोड़ के लोन पे कितना मुनाफा कमा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हमें लोन एक्चुअली में लेना है। ठीक है ना। द कंपनीज बैंकर कोटेड एन FRA एट 9.3% पर एनम। यानी एक बात समझिए, हमारा अभी का स्पॉट रेट है 9%। अगर हम आज लोन ले लेते तो 9% पे हमें मिल जाता, लेकिन हमें अभी तो लोन चाहिए नहीं, हमें तो 6 महीने बाद चाहिए। तब उस दिन का स्पॉट रेट क्या होगा पता नहीं। उस दिन का स्पॉट रेट तो भगवान की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस रेट जिसे बोलते हैं, जिसे एक्चुअल रेट बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हमें क्या पता, अभी तक नहीं पता। लेकिन हमें एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बुक होने के लिए तैयार है बैंक 9.3%। बैंक कह रहा है देखो अभी का इंटरेस्ट रेट है 9%, लेकिन आप 6 महीने बाद के इंटरेस्ट रेट से अगर डरना बंद करना चाहते हो तो आज ही एक एग्रीमेंट बुक कर दो, जो कि लोन स्टार्ट होगा 6 महीने बाद और ख़त्म होगा 9 महीने बाद। यानी 3 महीने का लोन आज ही बुक कर लो, 6 महीने बाद स्टार्ट होने वाला 9.3% पे। बैंक हमें ये कह रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी दी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। अब देखिए इसमें वो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, वो खुद ही सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा है। वो अमाउंट ही सिर्फ सेटलमेंट की कर रहा है। यानी बैंक और हमारे बीच में क्या सेटलमेंट होगी वो बोल रहा है। जो एक्चुअल लोन है वो किस रेट पे है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो वो खाली सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, इफ़ द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स हैपन टू बी 9.6। अब देखिए अगर मान लेते हैं हमने FRA बुक कर दिया 9.3 पे, यानी हमें यहाँ पे लोन मिल सकता है 9.3% पे 3 महीने के लिए, राइट। लेकिन उस दिन एक्चुअल रेट हो गया 9.6। अब उस दिन एक्चुअल रेट है 9.6%, यानी हमें लोन मिल रहा है 9.3 पे, लेकिन दुनिया को लोन मिल रहा है, बाकी सबको लोन मिल रहा है 9.6 पे। तो हमें तो 0.3% का फ़ायदा हो रहा है एक तरीके से। भाई देखो एक्चुअल रेट में और फॉरवर्ड रेट में हमारे अंतर आ गया, है ना। अब अगर इन दोनों में अंतर आ गया तो हमारा गेन आ गया। तो पढ़िए, इफ़ एक्चुअल रेट इज़ 9.6%, हमारे को फॉरवर्ड रेट मिल रहा है 9.3%, तो हमें कैश सेटलमेंट अमाउंट विल गेट द सेटलमेंट अमाउंट, हमें बैंक से सेटलमेंट अमाउंट मिलेगी। गेन हमें हुआ है कैसे? अब आप लिखेंगे एक्चुअल रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इनटू जो नोशनल अमाउंट था, है ना, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब इधर हम मंथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में 360 डेज़ वगैरह डेज़ का रेफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिवली आप इसे डेज़ में भी कर सकते हो, मॉड्यूल भी कहता है कि आप इसे डेज़ में कर सकते हो, लेकिन मंथ्स में कर दिया हमने। इधर मंथ्स में करना भी अलाउड है। तो हमने इंटू 3/12 किया। अब इसे मंथ्स में कंप्यूट किया और फिर इसे डिस्काउंट किया। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अक्रू होगा ये तो एंड ऑफ 3 मंथ्स पे होगा, लेकिन हम बैंक से तो आज ही सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो इस सेटलमेंट को 3 महीने की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। और डिस्काउंटिंग किस रेट पे होती है? एक्चुअल रेट पे होती है, फॉरवर्ड रेट पे नहीं होती है। तो जो एक्चुअल रेट है 9.6, उसे लेकर हमने 3 महीने के लिए डिस्काउंटिंग कर दी। यानी नीचे डिनोमिनेटर में जब आप डिवाइड करते हो दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो हमने इंटरेस्ट का भूत उतार दिया बेसिकली। तो ये हमें अमाउंट बैंक हमें देगा, यानी इतना अमाउंट बैंक हमें देने वाला है, ये सेटलमेंट अमाउंट है। समझे आप? और एक बात, अगर उस दिन एक्चुअल रेट यानी रेफरेंस रेट या एक्चुअल रेट उस दिन 8.8% हो जाता तो क्या करते? यानी अगर उस दिन रेट 8.8% हो जाता फिर क्या होता? अब उस केस में हमें बैंक को पैसे देने पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा FRA साइन हो रखा है 9.3 का, यानी ये हमने बैंक को देने हैं और बैंक हमें 8.8% पे बाकी सब लोगों का लोन दे रहा है। तो अगर हम उस FRA की क्लोजिंग देखेंगे तो हमें 0.5% का नुकसान हुआ है एक्चुअली में। तो देखो हमें 0.5% का नुकसान हुआ है इस केस में। तो ये देखिए
अब उस केस में अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो हमें नुकसान हुआ है और डिस्काउंटिंग करके आज की डेट पे इतने का नुकसान हुआ है। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे। आई होप कंसेप्ट मेरे को रिले करना था, आपको कंसेप्ट डिलीवर हो गया है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, राइट। अगर आप ये क्लास रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, बड़ी मेहनत से बनती हैं सारी वीडियोस, है ना। और मुझे लगता है जो क्रिस्प कंसेप्ट्स हैं आपके काम भी आ रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा भी आपको दे रहे हैं, करेक्ट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्विकली। देखिए, अब मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, टीएम फिनकॉर्प हैज़ बॉट अ 6x900 करोड़ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। आपने एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में एंटर किया है, बॉट किया है, मतलब हम लोन लेंगे, बेसिकली ये है। बॉट मतलब लॉन्ग पोजीशन ली है, लॉन्ग पोजीशन मतलब जो लोग बोरोइंग कर रहे होते हैं उनकी लॉन्ग पोजीशन होती है, ऐसे सोचो। तो हमने 6x9 कहने का मतलब क्या है, आज से 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, 9 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 3 महीने का ही लोन है इस रेट पे। एंड ऑन द फिक्सिंग डेट रेफरेंस रेट, मतलब जिस दिन हमने फिक्सिंग डेट, आपको मैंने याद है बड़ी सारी डेट्स के नाम बताए थे, मैंने आपको इनके इसलिए इतने सारे नाम बताए थे जब स्टार्टिंग में पहले कंसेप्ट में लिखवा के कि आपको ये नाम सारे के सारे पता हो। ये देखिए कंसेप्ट 2 में लिखवाया था ना। फिक्सिंग डेट क्या होता है, फिक्सिंग डेट इस डेट को बोलते हैं लोन सेटलमेंट डेट, यानी सेटलमेंट डेट यानी जिस दिन आप यहाँ पे सेटलमेंट करने आते हैं उसी को फिक्सिंग डेट बोलते हैं, क्योंकि उसी दिन आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हो। होनी तो सेटलमेंट एंड में चाहिए थी, लेकिन आप उसको डिस्काउंट करके आज ही की डेट पे सेटलमेंट कर लेते हो बैंक के साथ। तो वो ये कहता है कि फिक्सिंग डेट पे इन रेफरेंस रेट 3 महीने का इतना है, 6 महीने का इतना है, 9 महीने का इतना है। लेकिन एक बात बताओ, पहले ध्यान से समझना, ये जो हमारा अग्रीमेंट है ये क्या है, हमारा अग्रीमेंट है जो आज से 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, 9 महीने के बाद ख़त्म होगा। तो जो हमारे इंटरेस्ट की ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स है, हमारे इंटरेस्ट की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। तो यानी यहाँ पे जब हम रेफरेंस रेट देखेंगे तो हम 3 महीने वाला देखेंगे, या हम रेफरेंस रेट 6 महीने वाला देखेंगे, या हम रेफरेंस रेट 9 महीने वाला देखेंगे। सोच के बोलो। तो ऑब्वियसली हम रेफरेंस रेट 3 महीने वाला देखेंगे, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट सिर्फ 3 महीने का है, तो इसीलिए हम रेफरेंस रेट भी 3 महीने वाला देखेंगे। 6 और 9 ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसे हम इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो बोल रहे हैं फिक्सिंग डेट पे ये 3 रेट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे लिए सिर्फ ये रेट काम का है, क्योंकि हमारा लोन 6 महीने पे, ये जो फिक्सिंग डेट है 3 महीने के लिए ही वैलिड है हमारा लोन। तो हम 3 महीने वाले रेफरेंस रेट को यूज़ करेंगे, यानी इसका मतलब हमने बैंक से लोन उठाया है 5.25%, लेकिन उस दिन मार्केट का रेट हो चुका है 5.5%, तो हमें तो 0.25% का फ़ायदा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें तो 0.25% का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल रेट है, ये हमारा फॉरवर्ड रेट है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रॉफिट या लॉस टू टीएम फिनकॉर्प इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, तो 25 बेसिस पॉइंट का फ़ायदा हो रहा है, 25 बेसिस पॉइंट। क्यों? 0.25% का मतलब 25 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, ठीक है ना। और द सेटलमेंट अमाउंट, हमसे कह रहा है सेटलमेंट अमाउंट बताओ, नेट अमाउंट निकाल के बताओ। और इसमें 360 डेज इन अ ईयर बोला हुआ है उसने, क्योंकि उसने 360 डेज इन अ ईयर बोला हुआ है, तो हम कैलकुलेशन पर मंथ 90 डे 6 पर मंथ 30 डेज मान के कैलकुलेशन करेंगे, यानी 3 महीने में 90 डेज मान के करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आज हमने FRA साइन किया है 6x9 100 करोड़ का 5.25% पे, जो कि आज से 6 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा। फिक्सिंग डेट उस दिन है, एक्चुअल रेट उस दिन 5.5% था, 5.5% था। तो अगले 3 महीने के लिए हमने अग्रीमेंट कर रखा है, तो हम बेसिकली लोन उठा सकते हैं इतने परसेंटेज पे और वापस लैंड बैक कर सकते हैं इस परसेंटेज पे, तो हमें गेन हो गया 25 बेसिस पॉइंट का, 0.25% का। और सेटलमेंट अमाउंट हमने कैसे निकाला, देखिए अब हम यहाँ पे 3 मंथ्स के हिसाब से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, वी डोंट कैलकुलेट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने 360 डेज दिया हुआ है, अगर 360 डेज दिया हुआ है तो हमें 360 वाली कन्वेंशन यूज़ कर लेनी चाहिए, मतलब हर महीने में 30 दिन और एक साल में 360 दिन, हम ये अजम्पशन मानेंगे। तो 3 महीने में 90 डेज और डिवाइड बाय 360। सर बात तो सेम ही आएगी, इम्पैक्ट तो सेम ही आएगा, इम्पैक्ट तो सेम आएगा, लेकिन यू मस्ट प्रेजेंट थिंग्स करेक्टली। आपको अपने बेसिक्स को करेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने ये लाइन दी है तो इस लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। आई होप ये बात समझ आ गई कि आपका सेटलमेंट अमाउंट कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब इसमें कभी कभी इंस्टीट्यूट कहता है 92/360 कर दिया, वो डेज भी बदल देता है, तो उनकी बात मत मानो। आपने सिंपल, अब हमें क्या पता कि ये जो 3 महीने हैं इसमें से कौन से महीने 31 दिन वाले, हमें क्या पता, या 30 दिन वाले 2 महीने हैं, एक महीना 31 दिन वाला है, हमें क्या पता कि हम 91 लें या 92 लें। ऑब्वियस ही बात है, तो इसलिए हम 90 डेज लेकर ही करेंगे, कन्वेंशन यही मानती है। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई,
इज़ इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? वापस आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको फॉरवर्ड्स तो समझ आ गया। अब हमारी बात है ऑप्शंस की। चलिए अब ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं वापस से। ऑप्शन पे आइए। देखिए ऑप्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। देखो दोस्त, ऑप्शन का मतलब होता है कि हमारे पास अधिकार है, जिम्मेदारी नहीं है। यानी ऑप्शन, बायर हैज़ द राइट ऑप्शन, शी और ही कैन पे, उन्हें प्रीमियम देना पड़ता है। देखो ऑब्वियस बात है, जिसने अधिकार खरीदा है, बायर है, वो प्रीमियम पे करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। बायर जो है, जो राइट खरीद रहा है, वो पे करेगा प्रीमियम, और जो राइटर है, जिसने ऑप्शन सेल किया है, उसे प्रीमियम मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑप्शन प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम 0 पीरियड पे दे दिया जाता है। अब देखो, मानो अग्रीमेंट ऐसा है जो 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, लेकिन आप ऑप्शन प्रीमियम यहीं दे देते हो, तो अब क्योंकि हमारी सेटलमेंट डेट ये है, सेटलमेंट डेट यहाँ पे है, तो अगर इस ऑप्शन प्रीमियम को पे किया होगा तो इस पर भी 6 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। बताओ ऑप्शन प्रीमियम पे क्यों इंटरेस्ट लग जाएगा? सर ऑप्शन प्रीमियम पे किस बात का इंटरेस्ट? भाई अगर आपने ऑप्शन प्रीमियम आज भरा, इमेजिन करो आपने आज ऑप्शन प्रीमियम भरा, तो उस पर 6 महीने का ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? आपको ये 6 महीने का ब्याज ज़रूर देना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? तो देखिए, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग, इफ इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड, वी विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट ऑन द ऑप्शन प्रीमियम ऑल्सो। हमें, क्योंकि हमने ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे भर दिया होगा, तो और हमारी सेटलमेंट डेट 6 महीने बाद की है, और अगले 3 महीने का लोन की बात हो रही थी, सेटलमेंट डेट यहाँ है। तो जब आप एक बात बताओ, जब बैंक से होने वाला आपको फॉरवर्ड रेट पे गेन होता था, तो उस गेन को आप डिस्काउंट करके यहाँ लाते थे ना, सेटलमेंट डेट पे। इसी तरीके से अगर आपने ऑप्शन प्रीमियम यहाँ दिया, तो उस ऑप्शन प्रीमियम को भी 6 महीने आगे लेकर आओगे इंटरेस्ट लगा के, ताकि सेटलमेंट डेट पे ही सेटलमेंट हो। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड, वी विल हैव टू ऐड इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, यानी राइट टू बोरो। ये याद रखना, ये वर्ड ध्यान रखना। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर आपने कॉल ऑप्शन लॉन्ग की हुई है, इसका मतलब आपने कॉल ऑप्शन बाय की हुई है, यानी राइट टू बाय किया हुआ है। आपने राइट टू बाय को बाय किया हुआ है। ठीक है जी, यानी आपके पास राइट टू बोरो है। पुट ऑप्शन का मतलब है बेचने का अधिकार खरीदा हुआ है आपने। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय की हुई है, तो आपने अधिकार खरीदा है, लेकिन बेचने का अधिकार खरीदा है। राइट टू इन्वेस्ट या लेंड किया है। मतलब बेटे, आप यहाँ पे बोरोइंग कर सकते हो तो कॉल ऑप्शन, और अगर आप लेंडिंग कर सकते हो, लोन देने का अधिकार है आपके पास, तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। अब देखिए, बोरोवर के लिए दे आर कंसर्न। एक बात हो, बोरोवर किस बात के लिए कंसर्न होता है? अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मुझे किस बात से डर लगता है? अगर मैं फ्लोटिंग रेट लोन ले रहा हूँ तो मुझे किस बात से डर लगता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से? हाँ, मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डर लगता है, घटने से थोड़ा डर लगता है। ऑब्वियसली दे आर कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट रेट राइज इन द फ्यूचर। ठीक है जी, हमें इंटरेस्ट रेट के राइज से डर लगता है, कम होने से थोड़ा डर लगता है। कम होगा तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो इसलिए हम लॉन्ग करते हैं कॉल ऑप्शन, इसलिए हम कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। लोन लेने का अधिकार, बोरो करने का अधिकार खरीदते हैं। अगर हमारा एक्सरसाइज रेट है X%, मान लो मैंने लोन बुक किया 8%। देखो इस बात को पहले ना गहराई से समझो, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं और डिटेल में समझाता हूँ। सोचिए, मैंने आज एक ऑप्शन, लॉन्ग ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन जो है बाय कर ली। कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर ली। तो इसके लिए मैं ऑप्शन प्रीमियम पे करूँगा। ये बात तो ध्यान रखना, मैं ऑप्शन प्रीमियम को पे करूँगा। ठीक है। और मैंने इस ऑप्शन, जब ये कॉल ऑप्शन बाय की है, तो इसमें मेरे पास एक स्ट्राइक प्राइस होगा। स्ट्राइक प्राइस मतलब किस रेट पे मुझे लोन मिल सकता है। मान लो ये लोन है 10% पे, यानी मैंने आज एक ऑप्शन खरीदा, मान लो 3 महीने का। मैंने एक ऑप्शन खरीदा कि 3 महीने बाद मैं 10% के रेट पे अगर लोन लेना चाहूँगा तो लोन ले सकता हूँ। यानी क्या ये जिम्मेदारी बन गई मुझे कि लेना ही पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। अब उस दिन इमेजिन करिए कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा, 16% हो गया होगा। सोचो, मार्केट का जो स्पॉट रेट है उस दिन 16% है, लेकिन मेरे पास लोन लेने का अधिकार है 10% का। यानी मेरे पास एक्स है 10% और मार्केट का रेट चल रहा है 16%। मार्केट ऊपर चली गई है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। कॉल ऑप्शन को क्या करूंगा? एक्सरसाइज। मतलब मैं अपनी कॉल ऑप्शन को यूज़ करूंगा। मतलब मैं अपनी कॉल ऑप्शन को यूटिलाइज करके इस 6%, ध्यान से समझिएगा, इस 6% पे गेन कमाऊंगा। मतलब मैं इस 6% पे गेन कमाऊंगा। कैसे गेन कमाऊंगा? क्योंकि मैं बैंक से 16% वाला लोन अब 10% पे ले सकता हूँ। ये मेरी कॉल ऑप्शन का गेन है। अच्छा, अगर मार्केट में रेट उस दिन हो गया 8%, तो ऑब्वियसली बात है मैं कॉल ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा, कॉल ऑप्शन को लैप्स होने दूंगा। क्यों लैप्स होने दूंगा? यहाँ पे तो मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा क्योंकि मुझे फ़ायदा है,
लेकिन यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन को डेड होने दूंगा, लैप्स होने दूंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10% पे लोन लेने का अधिकार है और मार्केट का रेट 8% है। अगर मार्केट का रेट 8% है और मेरे पास अधिकार है 10% का लेने का, तो वो अधिकार बेकार है, उस अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है, उस ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है उस ऑप्शन की वैल्यू? अरे बेकार का लोन है, बेकार का अधिकार है, उस अधिकार में आप महंगा लोन लोगे मार्केट से तो क्या फ़ायदा है ऐसे का? मरने दो, ऑप्शन प्रीमियम गया है, जाने दो, डूबने दो, जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम गया डूबने दो, लैप्स होने दो। समझिए, तो अगर मान लेते हैं कि हमने X% के रेट पे ऑप्शन खरीदी हुई है, तो अगर मार्केट रेट ऊपर चला गया तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे कॉल में, नीचे चला गया तो कॉल ऑप्शन को लैप्स होने देंगे, लैप्स मतलब बर्बाद होने देंगे। ठीक है जी। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होती है? अगर हमने एक्सरसाइज करी तो S-X ये हमारा ग्रॉस पे ऑफ है, मतलब अगर मार्केट का रेट 16% है और हमें लोन मिलेगा 10% पे, तो हमें 6% का गेन है सीधा सीधा। लेकिन इस 6% के गेन पे हमने ऑप्शन प्रीमियम भी भरा है और ऑप्शन प्रीमियम पे इंटरेस्ट भी है 6 में, मान लो 2-3 महीने जितना जो भी जीरो पीरियड से अब तक का डेट, सेटलमेंट डेट तक का इंटरेस्ट बनता है वो भी, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम जीरो पीरियड पे दिया होगा और सेटलमेंट इस दिन हो रही है। तो यानी इस गेन में से आप सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम को माइनस नहीं करोगे, मेरी बात को समझो, इस गेन में से आप सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम को माइनस नहीं करोगे, ऑप्शन प्रीमियम पे लगने वाले इंटरेस्ट को भी माइनस करोगे, ऑप्शन प्रीमियम पे लगने वाले इंटरेस्ट को भी माइनस करोगे। क्या मेरी ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि अगर जो ये इससे नीचे चला गया, अगर मान लो X से आपका स्पॉट रेट मार्केट का नीचे चला गया तो लैप्स होने दो, फिर बेकार है, ऑप्शन को तो ज़ीरो वैल्यू कर दो और उल्टा इंटरेस्ट और जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया और इंटरेस्ट पे किया वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में आपका ऑप्शन प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन इट नुकसान हो जाएगा और इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ S-X, 0। बेसिकली S-X नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और जीरो में से मैक्सिमम कौन है? जीरो, तो आंसर जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने ऑप्शंस पढ़े हुए हैं तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये कैलकुलेशंस हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखी हैं। यहाँ पे तो परसेंटेज की टर्म्स में हो रही है, अमाउंट की टर्म्स में हो रही है, वहाँ पे यही सब कुछ शेयर्स के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से चल रही थी। ऑप्शन में भी हमने यही सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कैप, फ्लोर और कॉलर की। किसके बारे में? कैप, फ्लोर और कॉलर। देखो, अगर तो आप लोन लेने आए हो तो आपके लिए डिसीजंस थोड़े अलग होंगे कैप, फ्लोर और कॉलर के, और अगर आप लोन लेंड करने आए हो, देने आए हो, तो आपके डिसीजंस थोड़े अलग होंगे। ध्यान से सुनना। अगर आप एक बोरोवर हो और आपने इमेजिन करो कि आप एक बोरोवर हो और आपने फ्लोटिंग रेट लोन ले रखा है जो अभी 7% पे है, ठीक है? तो आपको किस बात से डर लगता है? अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको इस बात से डर लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, राइट? भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसने लोन ले रखा है उसे इस बात से डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भैया मेरे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, है ना? सोचो, आपने होम लोन ले रखा है, आपने 20 साल के लिए होम लोन ले रखा है, अब आपको 20 साल तक उस प्रॉपर्टी पे पैसा चुकाना है और हैवी अमाउंट है, 5-6 करोड़ रुपए का लोन है आपका। अब अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी बढ़ गया तो आपके तो पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो आप अपनी एक अपर लिमिट फिक्स कर लेते हो, एक कैप फिक्स कर लेते हो। कैप का मतलब है अपर लिमिट आप फिक्स कर लेते हो कि भाई इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो आप यहाँ पे एक देखो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो आप अपनी जेब से पे कर सकते हो, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर बढ़ गया इंटरेस्ट रेट तो आपके लिए दिक्कत है। तो आप इसलिए अपनी एक कैप डिसाइड करते हो। मान लो कि आपने कैप डिसाइड की 10%। वैसे रियल लाइफ में लोग इतनी दूर की कैप नहीं लेते। अगर आपका 7% के आसपास लोन चल रहा है तो शायद आप 8% की कैप ले लोगे, बट एग्जाम्पल के लिए 10% पे आपने कैप ली है। कैप का मतलब ये है कि आपने एक तरीके से कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर दिया, खरीद लिया लोन लेने के अधिकार को, कि आपके पास यहाँ पे 10% के रेट पे लोन लेने का अधिकार है। अगर मार्केट रेट इससे ऊपर चला गया तो अब आपका एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज रेट क्या है? 10%। अगर स्पॉट रेट इससे ऊपर चला गया तो आप उस कॉल ऑप्शन को यूज़ कर लोगे और जो जितना भी उससे ऊपर जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में उससे ऊपर जाएगा, उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक तरीके से ये सीलिंग फिक्स हो गई, एक लिमिट फिक्स हो गई कि इससे ज़्यादा ब्याज आपको महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोबारा सुनो। मानो कि इंटरेस्ट रेट है 7%, तो आप 7 पे करोगे। मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8%, तो आप 8 पे करोगे। मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 9%, तो आप 9 पे करोगे। मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आप 10 पे करोगे। और कॉल ऑप्शन को इन सभी केसेस में लैप्स होने दोगे, लैप्स मतलब बर्बाद होने दोगे। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 11%, तो क्या होगा? आप अगर, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 11% है, तो आप एक्चुअल जहाँ से भी आपने लोन ले रखा है वहाँ तो आप 11% का इंटरेस्ट दोगे,
आप डेफिनेटली 11 दोगे, लेकिन इस मार्केट रेट के 10% से ऊपर जाने की वजह से जो 1% का ऊपर गया है, मतलब s माइनस एक्स कॉमा 0, अब यहाँ पे s माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, 1% आ जाएगा, तो वो 1% आपको गेन की तरह मिल जाएगा, वो वापस आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी 10% के रेट पे कॉल ऑप्शन बाय की हुई है। अगर मार्केट रेट उससे ऊपर चला गया तो आपको जो उसका गैप है वो वापस मिल जाएगा कॉल ऑप्शन गेन की तरह, तो आपको वो 1% गेन की तरह वापस मिल जाएगा। यानी आपने जिससे भी लोन लिया आप उसे इंटरेस्ट दोगे 11% और आपको ये 1% का गेन मिल गया, गेन माइनस होता है कॉस्ट में से, तो आपको नेट कॉस्ट 10% फील होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैप लगाने का मतलब है आपने अपर लिमिट फिक्स कर दी, कैप लगाने का मतलब है आपने अपर लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ऊपर का ब्याज अब आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर रेट इससे ऊपर चला भी गया तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपको ऑप्शन से मिलेगा, कॉल ऑप्शन से उतना आपको गेन मिलेगा और उतना अधिक आपने इंटरेस्ट दिया होगा। मान लो कि मार्केट रेट चला गया 14% पे, तो आप जिससे भी आपने लोन लिया आप उसे 14% पे इंटरेस्ट पे करोगे और 4% आपको कॉल ऑप्शन पे गेन हो जाएगा, कॉल ऑप्शन पे गेन हो जाएगा, तो आपको नेट कॉस्ट फिर भी 10% ही आएगी। यानी आपके लिए ये अपर लिमिट डिसाइड हो गई, ये लक्ष्मण रेखा बन गई, इसके बियॉन्ड अब आपका ब्याज नहीं जा सकता। ये मतलब है कैप का, अपर लिमिट का। अब बिल्कुल इससे उल्टा होता है लेंडर के लिए। सोचो हम लोन देने वाले लोग हैं, बैंक है, हमने किसी को लोन दे रखा है, हमने हज़ारों लोगों को लोन दे रखा है, हमें इस बात का डर है कि इंटरेस्ट रेट और बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत कम हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मान लो हमने 7% पे लोन दिया हुआ है, तो हमने अपनी फ्लोर वैल्यू डिसाइड कर ली कि अगर इंटरेस्ट रेट इससे भी नीचे चला गया तो हम पुट ऑप्शन खरीद के रखते हैं। हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीद के रखते हैं, लोन देने की एबिलिटी क्रिएट करके रखते हैं कि हम किसी को 5% के रेट पे लोन दे सकते हैं, हम ये लोन देने की एबिलिटी जनरेट करके रखते हैं। तो अगर मार्केट रेट मान लो 2% पे चला गया तो इसके बीच का जो गैप है 3%, ये हम रिकवर कर लेंगे पुट ऑप्शन के थ्रू। जो हमने पुट ऑप्शन लॉन्ग की हुई है उसके थ्रू हम उस पैसे को रिकवर बैक कर लेंगे। यानी हमारा मिनिमम रेट 5% है, इसीलिए इसे फ्लोर कहते हैं। यानी लेंडर के केस में फ्लोर वैल्यू यूज़ करते हैं, होनी चाहिए, और बोरोवर के केस में कैप वैल्यू होनी चाहिए। तो कैप और फ्लोर दोनों समझ आ गए। बट अगर किसी क्वेश्चन में कैप और फ्लोर दोनों आ जाएं तो उसे बोलते हैं कॉलर, उसे बोलते हैं कॉलर, ठीक है ना। कैप स्ट्रैटेजी क्या होती है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ऊपर, कि अगर मार्केट में रेट 10% से ऊपर चला गया तो हम लॉन्ग कॉल जो हमने की हुई है उसे हम यूज़ कर लेंगे, उसे एक्सरसाइज कर लेंगे, हमारा ब्याज कभी भी 10% से ऊपर नहीं जाएगा। और ऐसी फ्लोर में हमारा ब्याज कभी भी 5% से नीचे नहीं मिलेगा हमें। अगर 5% से नीचे भी चला गया तो हमें उस पार्टी से तो 2% इंटरेस्ट मिल रहा होगा, बट 3% हमें गेन मिल जाएगा पुट ऑप्शन से, हमें पुट ऑप्शन से गेन मिल जाएगा, इसीलिए हमारे को जेब में हमारी 5% आता ही रहेगा। अब बात होती है कॉलर की। देखिए कॉलर का मतलब क्या होता है, कॉल और जब हम कैप और फ्लोर दोनों इकट्ठे लगा देते हैं, कैप भी और फ्लोर भी दोनों मिला देते हैं तो कॉलर आ जाता है। इसका मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बोरोवर हूँ और मेरा लोन अभी चल रहा है 7% पे, तो अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा ताकि मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर ना जाए, मुझे कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है बोरोवर के केस में उसे कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, है ना। तो बोर ऑप्शन हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को जब हम बाय करेंगे तो हम ऑप्शन प्रीमियम देंगे। लेकिन अब हम ऑप्शन प्रीमियम देंगे, और मैंने क्या कहा था, जो बोरोवर होता है, ध्यान से समझना, जो बोरोवर है, अब देखो मेरी बात को समझो, मुझे पता है कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि ये रिविजनरी सेशन है। अगर आप रिवीजन करने आए हो तो आपको समझ आ रहा होगा, यानी अगर आपने पहले कभी ना कभी ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू ग्रैस्प इट वेरी वेल। मेरे पास पढ़े हो तो भैया बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हमने ये सब कुछ बहुत डिटेल में एक एक क्लास लगाकर हमने मतलब अगर कैप, फ्लोर और कॉलर एक क्लास में पढ़ा है, पूरा का पूरा टॉपिक 2.5 घंटे पढ़ा है, तो आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक की, है ना। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा और आप फर्स्ट टाइम ये रिविजनरी क्लास देख रहे हैं तो थोड़ी धुंधली लग सकती है, क्योंकि डेफिनेटली जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, वो इट माइट नॉट बी मेकिंग दैट मच प्रॉब्ली सेंस टू यू, क्योंकि अगर आपने ये सब पढ़ ही नहीं रखा पहले, इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर नहीं पढ़ रखा तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्पीड में मत बढ़ाइएगा, धीमे धीमे करके पढ़िएगा। देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मैं एक बोरोवर हूँ और मैंने 7% के रेट पे लोन मेरा चल रहा है, मेरा एक फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट का लोन है जो 7% पे अभी चल रहा है, ठीक है। मुझे डर किससे लगता है, मुझे डर लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डर लगता है, इसलिए मैंने कैप खरीद रखी है। कैप मतलब मैंने लॉन्ग कर रखी है कॉल ऑप्शन, मैंने लॉन्ग कर रखी है कॉल ऑप्शन, इसके लिए मैंने ऑप्शन प्रीमियम दिया होगा। अब मैंने आपको कहा था कि मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डर लगता है, इंटरेस्ट रेट घटने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा, इसलिए मैं पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ ताकि वहाँ से मुझे थोड़ा ऑप्शन प्रीमियम मिल जाए। मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी हुई है, इसके लिए प्रीमियम पे किया होगा,
मान लो कि मैंने 500 रुपये का प्रीमियम दे रखा है, मेरे को लगता है यार 500 रुपये खर्च हो गए, तो मैं उस 500 में से थोड़े पैसे रिकवर करने की कोशिश करता हूँ और पुट ऑप्शन बेच देता हूँ, पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ। यानी इस बात को समझिए, मानो कि मैंने लॉन्ग कर रखी है कॉल ऑप्शन 10% के रेट पे, इसके लिए मैंने प्रीमियम पे करा है 500 का। अब मुझे लगता है यार इस प्रीमियम की कुछ तो रिकवरी हो, कुछ तो फ़ायदा हो मुझे इस प्रीमियम का, तो मैं पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट मतलब बेच देता हूँ, पुट ऑप्शन बेच देता हूँ 5% के रेट की, कम इंटरेस्ट रेट वाली। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर की मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ और पुट ऑप्शन में बेच देता हूँ उससे कम पे, उसके कम रेट पे। तो अगर मैं पुट ऑप्शन बेच दूंगा उससे कम रेट पे, तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम मिल जाएगा, मेरी अर्निंग हो जाएगी, तो मेरी जो नेट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसलिए कॉलर स्ट्रैटेजी में नेट कॉस्ट कम हो जाती है। कॉलर स्ट्रैटेजी में नेट कॉस्ट, क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम हमने पे किया है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन खरीदते हुए प्रीमियम दिया होगा और पुट ऑप्शन बेचते हुए प्रीमियम लिया होगा, तो वो दोनों नेट होकर हमारी प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। और लेंडर के लिए बिल्कुल उल्टा होता है। लेंडर ने क्या खरीदा था? लेंडर ने फ्लोर ऑप्शन बाय की थी, फ्लोर ऑप्शन बाय की थी, मतलब पुट ऑप्शन बाय की थी, है ना, पुट ऑप्शन लॉन्ग की थी बेसिकली। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन प्रीमियम दिया होगा, तो वो क्या करेगा, उसे क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने से डर लगता है, बढ़ने से डर नहीं लगता, तो वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे जो कॉल ऑप्शन काम में आती है उसे वो बेच देगा, उसे वो सेल कर देगा, उससे ऑप्शन प्रीमियम गेन कर लेगा। तो यानी उसने शॉर्ट कर दी कॉल ऑप्शन, प्रीमियम रिसीव कर लिया। उसने क्या किया? शॉर्ट कर दी कॉल ऑप्शन, प्रीमियम रिसीव कर लिया, और पुट ऑप्शन को बाय करके प्रीमियम पे कर दिया, और नेट प्रीमियम उसका कम हो गया, नेट ऑप्शन प्रीमियम उसका कम हो गया। मेरी बातें आपको क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में कॉलर स्ट्रैटेजी के बारे में, लेंडर और बोरोवर दोनों के बारे में अलग अलग नोट लिख के दिखाया है। आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली। और इसी के बाद आता है कैपलेट का टॉपिक। मैं इससे पहले ना एक आधा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ते हैं, आइए, के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। देखिए, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज़ टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन। ठीक है, आपके पास एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन है 40 लाख रुपए का 1 अप्रैल को। ठीक है, हमें ये बात ध्यान आ गई कि हमारे पास 40 लाख रुपए का लोन है 1 अप्रैल को 40 लैक्स का। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन इज 8.5%। द इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर, ध्यान रखें एवरी ईयर देना होता है 31 मार्च को। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज़ 4 ईयर्स, और 4 साल के लिए ड्यूरेशन है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012, यानी आधा साल बीत चुका है, अप्रैल में लोन लिया था, अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने बाद हमें याद आया, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रिलीजेज द फॉलोइंग प्रोजेक्शन अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू प्रिवेल इन द फ्यूचर। बैंक जो RBI होती है या फेड होता है, ये लोग अपने फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट की प्रोडिक्शंस देते हैं। तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट की प्रोडिक्शन दी है क्या? 31 मार्च 2013, यानी 1 साल बाद। अभी तो हम 12 में लोन लिया था, तो जो 1 साल बाद का इंटरेस्ट रेट 8.75 हो जाएगा। अब हमें डर लगेगा, बताओ क्यों डर लगेगा? हमने लोन ले रखा है 8.5% पे फ्लोटिंग, लेकिन जैसे जैसे RBI अपना रेट बढ़ाएगा वैसे वैसे हमारा रेट भी बढ़ेगा। RBI अपना रेट 8.75 कर सकता है, उसके अगले साल 10% कर सकता है, उसके अगले साल तो 10.5 कर सकता है, और भाई उससे भी अगले साल तो 7.75 कर सकता है। मतलब उसके बाद कम हो जाएगा, आखिर ईयर में कम हो जाएगा। मतलब हमें डर है कि 3 साल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और फिर चौथे साल में जाके घटेगा। अगर मैं फ्लोटिंग रेट पे ही बैठा रहूँ, मैं कुछ ना करूँ, अगर मैं फ्लोटिंग रेट पे बैठा रहूँ, तो मेरा इंटरेस्ट रेट, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 साल बढ़ेगा और फिर चौथे साल में कम होगा। शो हाउ द बोरोवर कैन हेज। अब बताइए, अगर मैं अपने रिस्क को हेज करना चाहूँ, बचाना चाहूँ, रिस्क से बचना चाहूँ, ऑप्शन कैप के थ्रू। ऑप्शन कैप का मतलब क्या है? अच्छा एक बात हो, यहाँ पे ऑप्शन कैप वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे जब मैं ऑप्शन लूँगा तो मैं अपने लिए एक कैप लिमिट फिक्स करूँगा कि इससे ज़्यादा ब्याज मैं नहीं देना चाहता। अगर इससे ऊपर का ब्याज गया तो भैया मैं अब कॉल ऑप्शन से मुझे फ़ायदा आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना? इन एक्सपेक्टेड राइज टू, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट है कि राइज होगा इंटरेस्ट रेट का। व्हेन ही वांट्स टू पेग हिज इंटरेस्ट कॉस्ट एट 8.5%, वो कह रहा है भाई मेरे को अपनी कॉस्ट 8.5% ही चाहिए, मेरे हाथ जुड़े, मैं 8.5% से ज़्यादा ब्याज नहीं दे सकता। तो मुझे ऐसी कॉल ऑप्शन दिलाओ जो 8.5% पे मेरे इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दे। मतलब मुझे 8.5% की कॉल ऑप्शन दिला दो अगले 4 साल की। वैसे लेनी तो 3 साल की चाहिए, बट अज्यूमली 4 साल की ही ली जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि जो रिस्क होता है वो
फ्यूचर में अनसर्टनिटी होती है और अब 3 साल इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर चौथे साल बैंक की प्रोजेक्शन चेंज हो गई फिर क्या करोगे? आइए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए ये समझिए, हमने लोन ले रखा था यहाँ पे 8.5%, जो इस पीरियड का 8.5% है, ये अगले साल हम 8.5% इंटरेस्ट भरने वाले हैं, क्योंकि हर साल के बाद इंटरेस्ट को इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है रीसेट हो रहा है हर ईयर के बाद, ठीक है। तो पहले साल ये इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। अगले साल उम्मीद है, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है कि 8.75 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10.5 हो जाएगा। इस रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ओह ये तो हमारे पीरियड के ही बाहर है। मतलब देखिए 8.5% पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जो आज इंटरेस्ट रेट है वो हम पहले साल में पे करेंगे, जो एक साल बाद का इंटरेस्ट रेट है वो उसके अगले साल पे होगा, फिर उससे अगले साल, फिर उसके अगले साल, ये तो उससे अगले साल होगा, और उस साल तो लोन ही नहीं होगा। तो भाई इंटरेस्ट रेट का रिस्क तो हमेशा ही है। क्यों है बताओ आप मुझे? क्योंकि जो आखिर वाला रेट है वो तो हमारे लिए लागू ही नहीं होगा ना, इफेक्टिवली वो तो 5वें साल का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एज द बोरोवर विशेज टू फिक्स द अपर रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लोन एट 8.5%, हमें अपर लिमिट फिक्स करनी है। देखो बोरोवर को हमेशा किस बात से डर लगता है? मैंने क्या कहा था, बोरोवर को डर लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है तो आप कैप लगाओगे, सर के ऊपर कैप लगाओगे, है ना, कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपने कैप कहाँ पे लगाई? 8.5%। तो आपको लॉन्ग ऑप्शन बाय करनी पड़ेगी, तो आपको लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय करनी पड़ेगी, ठीक है जी। लॉन्गा कॉल, बेसिकली लॉन्गा कॉल मतलब आपने लॉन्ग मतलब खरीदा कॉल ऑप्शन को, राइट टू बोरो को खरीदा आपने। कॉल ऑप्शन आप विल हेल्प यू टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट पेबल एट 8.5% मैक्सिमम लेवल बाय पेइंग अ स्मॉल ऑप्शन प्रीमियम। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए ये कोई आपके चाचा नहीं है आपको जो फ्री में दे देंगे, आपको इसके लिए ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी आपको नोशनल अमाउंट ऑफ लोन लेना पड़ेगा 40 लाख का। आपको एक्सरसाइज रेट है 8.5%, यानी जब भी मार्केट में 8.5% से अधिक का इंटरेस्ट रेट होगा, वो टाइमलाइन याद है ना आपको मैं कैसे बनाता हूँ, कि मैं एक्स को दिखा देता हूँ 8.5%। अगर जब भी स्पॉट रेट इससे ऊपर जाएगा तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये हमें मिलेगा, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमें मिलेगा। बोलिए मेरी बातें समझे आप? आइए, मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि नोशनल अमाउंट ऑफ कॉल ऑप्शन 40 लाख है, एक्सरसाइज रेट 8.5% है। एक्सरसाइज रेट कितना है? 8.5%। सेटलमेंट डेट 31 मार्च एवरी ईयर है, 31 मार्च एवरी ईयर सेटलमेंट डेट। और ड्यूरेशन हमारे को 31 मार्च 2016 तक के लिए चाहिए, जब तक कि हमारा लोन है। और प्रीमियम पेएबल टू बी नेगोशिएटेड बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली बात है, दोनों पार्टीज मिलकर नेगोशिएट करेंगी, ठीक है जी। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं। अज्यूम दैट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय द पार्टीज इज 0.75% टू बी पेड एट वंस ऑन 1 अक्टूबर 2012। हम 1 अक्टूबर 2012 को आगे आने वाले चारों साल का इकट्ठा प्रीमियम देंगे 0.75%। एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैपन्स टू बी, ये एक्चुअल रेट बता रहा है आपको कि एक्चुअल रेट, देखो पहले तो एक्सपेक्टेड रेट बता रहा था ना, अब एक्चुअल रेट बता रहा है। एक्चुअल रेट पहले साल के अंत में इतना है, दूसरे साल के अंत में और भी ज़्यादा है, तीसरे साल के अंत में इतना है, चौथे साल के अंत में, हमारे लिए वो यूजलेस है वैसे बट दे रखा है तो ठीक है। शो हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। हमसे पूछता है बताओ सेटलमेंट कैसे कैसे होगी, ठीक है जी। आइए जी, हमें ऑप्शन प्रीमियम कितना देना है? हमें 40 लाख के ऊपर 0.75% का प्रीमियम देना है, ऑल एट वन, सारा प्रीमियम एक ही बारी में देना है। मतलब इन सभी के लिए जो हमें प्रीमियम देना है वो इकट्ठा दे देना है। तो हमने इकट्ठा प्रीमियम दे दिया 30,000 रुपये का, ठीक है। पेड इन अक्टूबर 2012, क्योंकि ये हमने अक्टूबर में ही सोचा था, तो अक्टूबर में हमने इसे प्रीमियम दे दिया, ठीक है। नंबर लाइन आपको समझ आ रही है? अब कलेक्टिव प्रीमियम फॉर ऑल द फ्यूचर कॉल्स, सारी कॉल्स के लिए हमने आज ही प्रीमियम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में स्पॉट रेट जो आ रहा है 10.2, स्पॉट रेट 11.5, स्पॉट रेट 9.25, स्पॉट रेट 8.25, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, हमारे पास एक्सरसाइज रेट कितना है? 8.5, ये उससे ऊपर है तो कॉल ऑप्शन यूज़ करेंगे, फ़ायदा लेंगे कॉल का। भाई मेरे पास अधिकार है कि मैं 8.5% पे लोन लूँ। अगर एक्चुअल लोन 10.5 10.2 पे चल रहा है तो उन दोनों के बीच में जो 1.7% का गैप है वो मुझे मिलेगा। यहाँ पे 11.5 और 8.5 के बीच में जो 3% का गैप है वो मुझे मिलेगा, गेन मिलेगा। यहाँ पे 9.25 और 8.5% के बीच में जो गैप है 0.75 का वो मुझे मिलेगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऑब्वियसली बात है यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे तो लोन भी नहीं जा रहा और वैसे भी ये कम है, 8.5 से ये कम है, तो कॉल ऑप्शन वैसे भी लैप्स होनी है। देखिए ये स्पॉट रेट है, ये एक्सरसाइज रेट है। जब जब स्पॉट रेट एक्सरसाइज रेट से ऊपर होता है, ये डायग्राम हमेशा याद रखा करो
कि अगर ये 8.5% है, जब जब स्पॉट रेट इससे ऊपर जाएगा तब तक कॉल ऑप्शन यूज़ होगी, और जब स्पॉट रेट नीचे चला जाएगा तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगी। कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, अगर ऊपर जा रहा है इंटरेस्ट रेट तो हम इसके बीच में जो डिफरेंस है उस पर 40 लाख पे 1 पीरियड के लिए हम देखेंगे, क्योंकि हमारा 1 पीरियड 1 ईयर का है। हमें इतना अमाउंट मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा। हमें ये तीनों अमाउंट मिल क्यों रहे हैं आप ये बताओ? क्योंकि हमारे फेवर की ट्रांजैक्शन हो गई है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है, हमारे पास 8.5% पे खरीदने का अधिकार है। जो चीज़ महंगी हो जाएगी उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा प्राइस होगा वो हमें गेन में मिलेगा, वो हमें फ़ायदे में मिलेगा। तो यानी इस दोनों के बीच का जो परसेंटेज है 40 लाख पे, वो हमें फ़ायदा है। इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज गैप है वो हमारा फ़ायदा है। अच्छा, ऑप्शन में क्या लॉस आ सकता है? ऑप्शन में लॉस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को हम लैप्स कर देते हैं। हम ऑप्शन में लॉस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ऑप्शन का मतलब ही है कि फ़ायदा होगा तो एक्सरसाइज करेंगे, नुकसान होगा तो लैप्स कर देंगे। ऑप्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। सर पे डंडा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, हमारी मर्जी, नहीं करते। ऑप्शन में नुकसान होता है तो हम छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रीमियम दिया होता है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, बाकी कुछ और नुकसान नहीं होता आपको। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है मैंने क्या कहा। ये आपका 7th क्वेश्चन था। इसे इंस्टीट्यूट ने अपने पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, 68,000, 1,20,000, 30,000, मतलब उन्होंने उसी तरीके से प्रेजेंट किया है, बट हमने थोड़ा अलग कर दिया है। हमने टेबल फॉर्म में कर दिया, थोड़ा ज़्यादा रेगुलराइज फॉर्म में कर दिया। उन्होंने वही कैलकुलेशन अलग अलग तारीख पे दिखाई है, हमने उसे टेबुलर फॉर्म में दिखाया, विच मेक्स मोर सेंस, ठीक है ना। यहाँ पे लैप्स कर दिया हमने, बात खत्म कर दी। चलिए वापस आते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ ली। अब कैपलेट एंड फ्लोरलेट क्या होता है, आइए वापस कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन इसमें लगता है। होता क्या है कि जैसे अभी इस क्वेश्चन में हो रहा था कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हमने बहुत सारी कॉल ऑप्शंस के लिए पेमेंट करी थी। याद करिए, हमने बहुत सारी कॉल ऑप्शंस के लिए पेमेंट करी थी, लेकिन हमने सबका प्रीमियम इकट्ठे दे दिया था, 30,000 सबका प्रीमियम इकट्ठे दे दिया था। लेकिन यहाँ पे वैसी कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि हर एक का प्रीमियम कितना कितना बनता है, वो कैलकुलेट नहीं करना था। लेकिन कैपलेट का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत सारी ऑप्शंस इकट्ठे ले रहे हैं और बहुत सबकी कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम इकट्ठा दे रहे हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि अलग अलग कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है। आइए, इफ़ वी बोरो अमाउंट टू बी पेड बैक इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोन तो 4 साल बाद ही वापस कर रहे थे, बट अगर हमने मल्टीपल इंस्टॉलमेंट वाला लोन लिया, आज लोन लिया जिसके हमने 4 टुकड़े करके देना है, 25-25% हर साल वापस देना है, या फिर मुझे मल्टीपल शॉर्ट लोन्स लिए हैं, हर एक मैंने लोन लिया है ऐसा जो 1 साल बाद पे करना है, फिर एक लोन आज लिया है जो 2 साल बाद पे करना है, एक लोन ऐसा लिया है जो 3 साल बाद पे करना है, एक लोन ऐसा लिया है जो 4 साल बाद पे करना है। मतलब अगर मैंने मल्टीपल लोन्स लिए हैं शॉर्ट पीरियड के, हर अलग अलग रीसेट डेट के हिसाब से, या फिर हमारे पास फ्लोटिंग रेट लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है हर रीसेट डेट पे, इन सब एग्जांपल्स में कैपलेट का कंसेप्ट लगता है। देन वी विल हैव टू यूज़ मल्टीपल कॉल ऑप्शन ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट डेट। हमें अलग अलग कॉल ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेंगी मल्टीपल सेटलमेंट डेट की। अब क्योंकि हमने मल्टीपल कॉल ऑप्शंस दिए, तो मल्टीपल कॉल ऑप्शन का प्रीमियम हमने पे किया होगा ऑल एट वंस, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी आपने अज्यूम करो कि हर कॉल ऑप्शन का जो जो आपने प्रीमियम पे किया है उस प्रीमियम को डिस्काउंट कर दो। आप डिस्काउंटिंग करो, डिस्काउंटिंग करके जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो टोटल कंबाइंड ऑप्शन प्रीमियम के बराबर होगी। मतलब अगर मान लो हम 1.5 लाख का ऑप्शन प्रीमियम भर रहे हैं आने वाले 4 साल के लिए इकट्ठा, तो जो 4 साल की जो हमने ऑप्शन माना जाएगा कि जितना जितना हमने दिया है उसकी डिस्काउंटिंग कर दो, उस अमाउंट की डिस्काउंटिंग कर दो 4 साल की। बेसिकली एनवीटी का फॉर्मूला लगा दो, तो उसकी एनवीटी का फॉर्मूला लगाकर आप इधर जो एक्स निकालोगे वो आपका ईच ऑप्शन प्रीमियम होगा, वो आपका ईच ऑप्शन प्रीमियम होगा। ये कंसेप्ट है कैपलेट का, ठीक है जी। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट रेट स्वैप। देखिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है बड़ा सिंपल सा, भाई देखो, तुम मुझे कुछ दो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। जैसे इंटरेस्ट रेट के केस में यूजुअली ऐसा होता है कि मानो मैं मिस्टर ए हूँ, ठीक है, मिस्टर ए ने बैंक से लोन ले रखा है फ्लोटिंग रेट के रेट पे, मतलब बैंक से फ्लोटिंग रेट पे लोन ले रखा है। तो भैया मुझे बैंक को तो फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन मुझे फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट अब धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है मार्केट में, मुझे डर है कि फ्लोटिंग रेट बढ़ने वाला है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो किसी और बैंक के पास, उसी बैंक के पास, या किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास, फाइनेंशियल कंपनी के पास जाऊँगा, ठीक है ना, बेसिकली जो स्वैप डीलर्स होते हैं उनके पास जाऊंगा और मैं उसे बोलूँगा देखो मेरा ये 10 करोड़ का लोन चल रहा है जिसके ऊपर मुझे फ्लोटिंग रेट देना होता है, क्या आप मेरे साथ स्वैप खेलोगे? स्वैप मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली का मतलब आप मुझे फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट दे दो जो कि फिर मैं बैंक को चुका दूंगा, और आप मुझसे फिक्स रेट पे इंटरेस्ट ले लो। अब अगर मेरी और उनकी थॉट प्रोसेस दोनों की अलग होगी, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है,
इसीलिए मैं फ्लोटिंग रेट को फिक्स में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। हो सकता है इनका मन हो, इनका थॉट प्रोसेस हो कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, इन्हें लगता है इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तो इन्हें लगता है कि अच्छा ही है, फ्लोटिंग रेट पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिक्स रेट पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो हो सकता है ये हाँ बोल दे, ऑब्वियसली बात है, कुछ फीस, कुछ सेटलमेंट कमीशन वगैरह ले सकता है, विच वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल राइट नाउ। यानी बेसिकली दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए, पार्टी बी। पार्टी ए ने कहा कि मैं तुम्हें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दूंगा और तुमसे फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट दूंगा, दिस इज कॉल्ड स्वैप। एक्चुअली में दोनों पूरे इंटरेस्ट नहीं देते, ऑब्वियसली बात है, नेट सेटलमेंट की जाती है। नेट सेटलमेंट मतलब मान लो मैंने आपको देने हैं 10 लाख, आपने मुझे देने हैं 12 लाख, तो नेट सेटलमेंट ऐसी होगी कि आप मुझे 2 लाख दे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। यानी मेरे को जो बैंक को 12 लाख रुपए देने हैं, उस 12 लाख में से 2 लाख आपने मुझे दे दिए, 10 लाख मैं अपनी जेब से डालूंगा, तो अल्टीमेटली 12 लाख रुपए बैंक के पास चले जाएंगे। मैं दोबारा एक बारी क्विकली बता रहा हूँ। देखिए, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक पार्टी ने मान लो कोई अंडरलाइंग लोन ले रखा है। देखो, ये जो अंडरलाइंग लोन का एग्जाम्पल है, ये हाइपोथेटिकल है। हो सकता है कि मेरी कोई ट्रांजैक्शन ना चल रही हो, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे बेसिकली स्पेक्यूलेट कर रहा हूं कि मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इसलिए मैं स्वैप में एंटर कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। उस केस में मैं स्पेक्यूलेटर हूँ, है ना। बट एग्जाम्पल जैसे चल रहा है वैसे चलाते हैं। मैंने 10 करोड़ का लोन बैंक से ले रखा है और वो एक फ्लोटिंग रेट पे है। मुझे फ्लोटिंग रेट बढ़ने का डर है कि भैया फ्लोटिंग रेट बढ़ सकता है, और अगर फ्लोटिंग रेट बढ़ गया तो मुझे बैंक को बड़ा हुआ इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बैंक को बड़ा हुआ इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बैंक के पास गया। मैंने एक और बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के पास गया, मैंने उन्हें कहा देखो हम अदला बदली खेलते हैं। अदला बदली का मतलब ये है कि आप मुझे फ्लोटिंग रेट दे दो, वो मैं बैंक को चुका दूंगा। तो फ्लोटिंग रेट मेरे सर पे नहीं पड़ा। मेरे सर पे क्यों नहीं पड़ा? मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फ्लोटिंग रेट ये मुझे देंगे और मैं बैंक को दे दूंगा, तो मुझे फ्लोटिंग रेट सहना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें फिक्स रेट दूंगा जो हमने आपस में डिसाइड किया होगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों पार्टियां मैच्योर हैं, समझदार हैं, इसलिए आपस में सोच समझ के कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। स्वैप का एक एग्जांपल देख लीजिए। मिस्टर ए ने 10 एक कोई लोन लिया हुआ है लाइबोर के रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे बैंक से, और उसे वरी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, इसलिए वो स्वैप करता है। स्वैप में मिस्टर ए पे करेगा फिक्स रेट, बैंक वाई उसे देगा फ्लोटिंग रेट। इसकी वजह से बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्वैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन वनीला स्वैप, या इसे जेनरिक स्वैप भी कहते हैं। इसकी दो लेग्स हैं, एक फिक्स रेट की स्वैप, फिक्स रेट की लेग, और एक फ्लोटिंग रेट की लेग। जो हम उसे दे रहे हैं वो फिक्स रेट की लेग है, जो वो हमें दे रहा है वो फ्लोटिंग रेट की लेग है। ठीक है जी। अब मिस्टर ए हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। असलियत में मेरे पास होंगी 3 ट्रांजैक्शन। कैसे? मुझे फ्लोटिंग रेट मिलेगा, फिर मैं फ्लोटिंग रेट पे करूंगा, तो ये तो 2 ट्रांजैक्शन हुई, और मैं इन्हें फिक्स रेट दूंगा। तो देखिए 3 ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। व्हेन ओरिजिनल लोन फ्रॉम द बैंक, हम बैंक को लोन पे करेंगे, तो मान लो लाइबोर के रेट पे पे कर रहे हैं या माइबोर के रेट पे कर रहे हैं, कोई भी बेंचमार्क रेट है या बेंचमार्क रेट प्लस 1%, जो भी है हिसाब किताब क्वेश्चन में दिया होगा। तो हम पे कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट पे लोन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लोटिंग रेट पे लोन दे रहे हैं। ठीक है जी। और हमें क्या मिल रहा है? हमें फ्लोटिंग रेट पे लोन मिल भी रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल भी रहा है, और हमें स्वैप अग्रीमेंट में लाइबोर रेट मिल रहा है, और हम पे कर रहे हैं फिक्स रेट। तो लाइबोर मिल रहा है और लाइबोर हम बैंक को पे कर रहे हैं, तो ये दोनों कट गए। एक पॉजिटिव एंट्री है क्योंकि लाइबोर का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट हमारे पास आ रहा है और हम बैंक को दे रहे हैं, तो ये आने और जाने वाली एंट्री कट गई। तो हमारी जेब पे नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? खाली फिक्स रेट का। हमारी जेब पे नेट कॉस्ट क्या आ रही है? खाली फिक्स रेट की। यानी यही तरीका है कि आप अपने फ्लोटिंग रेट को फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको डर हो कि फ्लोटिंग रेट बढ़ने वाला है और आपको इस बात का डर है, तो आप किसी स्वैप डीलर के पास जाके स्वैपिंग करा सकते हैं। बोलिए मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? ये कन्वेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 डेज वाली, 30, 30, 60, 360 वाली कन्वेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। इक्विटी स्वैप भी हो सकता है। इक्विटी स्वैप का मतलब क्या होता है? यूजुअली देखिए, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। इक्विटी स्वैप का मतलब क्या है कि मिस्टर ए के पास एक इक्विटी का पोर्टफोलियो है, मिस्टर बी के पास एक डेट का पोर्टफोलियो है। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें इक्विटी पोर्टफोलियो की रिटर्न दे दूंगा और तुमसे डेट पोर्टफोलियो की एक फिक्स रिटर्न ले लूँगा। बेसिकली यहाँ पे 2 लोग हैं। एक्चुअली में यहाँ पे यूजुअली बैंक होता है। बैंक को आप इक्विटी की रिटर्न दे दोगे, जितनी भी इक्विटी पे पोर्टफोलियो पे इनकम आएगी वो आप बैंक को दे दोगे, और बैंक उसके बदले में आपको कोई फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दे देगा। चलिए इसके ना 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बेटर तरीके से आपको बातचीत समझ आ जाएगी इससे। राइट, क्वेश्चन देख लें इसके 1-2। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ इक्विटी के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, इक्विटी पोर्टफोलियो। देखिए, एक बंदे के पास इक्विटी है। मान लो मेरे पास इक्विटी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अभी इक्विटी बेचनी नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में इक्विटी पे डर है। मुझे लगता है कि इक्विटी डूब सकती है शॉर्ट टर्म में, 1-2 साल वो अच्छा रिटर्न नहीं देगी। तो मैं किसी डीलर के साथ, किसी बैंक के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक डील स्वैप साइन करूंगा कि जो भी इक्विटी का रिटर्न आएगा मान लो अगले 2 साल में, मैं वो आपको दूंगा, और उसके बदले में आप मुझे डेट का जो आपकी डेट पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न दो, या कोई फिक्स रेट पे 1% पर एनम का या 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दो। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो में इक्विटी का स्वैप किया जाता है। इसका एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्विक, मान लेते हैं
कि मिस्टर ए के पास इक्विटी पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का। उन्होंने एक स्वैप एंटर किया बैंक बी के साथ 1.15% के रेट पे। उन्होंने कहा बैंक आप मुझे 1.15% का रेट दो, क्वार्टरली रिटर्न दो नोशनल अमाउंट पे 100 करोड़ के, यानी आप मुझे 1.1% क्वार्टरली दोगे। ये क्वार्टरली रिटर्न है। कैलकुलेट द नेट पेमेंट बाय मिस्टर ए इफ़, यानी बेसिकली इक्विटी जितनी भी बढ़ेगी उतना रिटर्न मैं आपको दूंगा, और जो भी डेट का रिटर्न है बेसिकली 1.15% का रिटर्न है वो आप मुझे दोगे पर क्वार्टर। ठीक है। अभी प्रेजेंट वैल्यू निफ्टी की या सेंसेक्स की है 55,000। फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे सेंसेक्स पहुंच गया 55,600, यानी सेंसेक्स बढ़ गया। अब अगर सेंसेक्स यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो इमेजिन करिए यदि सेंसेक्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में सेंसेक्स सेकेंड क्वार्टर में सेंसेक्स और बढ़ गया। ये सारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं बहुत पुरानी। तो देखिए अब होगा क्या, क्वार्टर वन के एंड में बैंक मुझे देगा, देखिए बैंक, मैं मिस्टर ए हूँ, बैंक मुझे क्या देगा 1.15% पर क्वार्टर। तो 1.15% ऑफ 100 करोड़ यानी बैंक ने मुझे देना है, और मैंने बैंक को क्या देना है, जितनी इक्विटी का रिटर्न आया है। इक्विटी का रिटर्न कितना आया, पहले इक्विटी थी 55,000 पे, अब हो गई है 55,600। तो इक्विटी कितनी बड़ी है, 55,600 माइनस 55,000 अपॉन 55,000, ये इंक्रीज इन बेसिकली सेंसेक्स आ गया। सेंसेक्स इतना इंक्रीज हुआ तो 100 करोड़ पे इतने परसेंट, यानी मैं बैंक को इतना दूंगा। बेसिकली बैंक मुझे इतने करोड़ देगा, मैं बैंक को इतने करोड़ दूंगा, तो नेट अगर हम करेंगे तो बैंक मुझे इतने पैसे देगा। अल्टीमेटली बैंक ने मुझे पैसे देने हैं क्योंकि निफ्टी कम बड़ी है और बैंक ने मुझे 1.15% देना है पर क्वार्टर। अगले क्वार्टर में क्या होगा, बैंक तो मुझे 1.15% देगा क्योंकि बैंक तो मुझे फिक्स देने वाला है, जो स्वैप डीलर है वो तो मुझे फिक्स रेट देने वाला है, लेकिन मैं उन्हें इक्विटी का रिटर्न देने वाला हूँ। अब इक्विटी का रिटर्न कितना है, 55,600 से ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ था और ये क्वार्टर खत्म कब हुआ है, 54,000 पे। कितने पे खत्म हुआ है, 54,000, यानी स्टार्ट हुआ था 55,600 पे और खत्म हुआ 54,000। उल्टा इक्विटी ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। नेगेटिव परफॉर्म करने का मतलब ये पैसा मैं उन्हें नहीं दूंगा, वो मुझे देंगे। इक्विटी ने उल्टा कम परफॉर्म किया, नेगेटिव परफॉर्म किया, मैं उन्हें नेगेटिव रिटर्न दूंगा। नेगेटिव मतलब उनसे लूंगा बेसिकली। तो जब इसका रिटर्न आया तो ये नेगेटिव आया, तो ये पैसा मैंने बैंक को देना है, नेगेटिव पैसा। नेगेटिव देने का मतलब है बैंक से लेना है, तो अल्टीमेटली मैं ये पैसे भी बैंक से लूंगा और बैंक मुझे ये भी देगा, अल्टीमेटली मुझे ये इतने का रिटर्न मिलेगा। तो यानी इक्विटी स्वैप कब कोई बंदा एंटर करता होगा, इक्विटी स्वैप यूजुअली इंसान तब ऐप एंटर करता होगा जिसके पास पोर्टफोलियो होगा और जिसे ये लगता होगा कि आने वाले टाइम पे इक्विटी की रिटर्न फॉल होने वाली है तब। ठीक है जी। अब लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसका भी समझाना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट स्वैप का भी, आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके मॉड्यूल का, पढ़िए। सपोज अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर जेनेरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 months लाइबॉर फ्लैट। ठीक है, एक डीलर है, वो कहता है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं 8% का स्वैप आपको दे रहा हूँ जेनेरिक लाइबॉर के अगेंस्ट, यानी आप मुझे फ्लोटिंग रेट दो लाइबॉर पे, जो इतना भी लाइबॉर है आप मुझे दो, और मेरे से 8% के हिसाब से स्वैप एट 8% अगेंस्ट। अच्छा, मैं आपको लाइबॉर दूंगा तो आप मुझे 8% के हिसाब से ब्याज दो। इफ़ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्वैप इज़ 5 लाख, मान लेते हैं कि हमारा लोन 5 लाख का है। वैसे ही वाला एग्जांपल सोच लो कि मिस्टर ए का बैंक के साथ लोन चल रहा है 5 लाख का, बैंक पे 5 लाख का उन्होंने ब्याज देना है। अब यहाँ पे डीलर आ गया, डीलर के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया। वो कहता है कैलकुलेट करिए सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। फिर कहता है जी अब देखो पहले ना इसकी डील को समझ लो। ये स्वैप डीलर है, वो कहता है मैं आपको फ्लोटिंग रेट देने को तैयार हूँ, लाइबॉर देने को तैयार हूँ, और मैं आपसे फिक्स रेट पे इंटरेस्ट लेने को तैयार हूँ 8% पे, यानी आप मुझे फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दो 8%, मैं आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन दूंगा। ठीक, इंटरेस्ट दूंगा, बेसिकली लोन नहीं दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। यहाँ कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लोन नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट का नेट अमाउंट होता है। कैलकुलेट करिए सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट, तो यानी ये जो फिक्स पेमेंट होनी है ये 8% की होनी है। तो ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ 6 months कितनी होगी, 5 लाख रुपए पे 8% का ब्याज 6 महीने के लिए। 360 डेज कहा हुआ है इसमें, हाँ 30/360 डेज की कन्वेंशन लेनी है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इस पे बेस्ड है। तो बेसिकली 30/360 की कन्वेंशन पे बेस्ड होता है ये। तो ये 20,000 रुपये हमने देने हैं, बेसिकली 6 महीने में हमने इन्हें 20,000 देने हैं, हर 6 महीने में हमने इन्हें 20,000 देने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट इन वन अबव इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेज 181 डेज, मतलब इन दोनों के बीच में 181 डेज का गैप है। एंड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबॉर वॉज 6%, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबॉर कितना था 6% ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप, यानी उन्होंने हमें 6% के रेट से ब्याज देना है।
तो बेसिकली ये जो 6 महीने का ब्याज है ये 181 डेज़ के लिए हिसाब से चार्ज होगा। तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट कितना है 5 लाख पे 6%, 181 डेज़ का ब्याज 15083, ठीक है, क्योंकि उसने डेज इधर मेंशन किया इसलिए उसे यूज़ करेंगे। ये सेकंड पार्ट में मेंशन डेज है, फर्स्ट पार्ट में मेंशन नहीं है। यहाँ पे सेमी एनुअल की बात हो रही थी, यहाँ पे 181 डेज़ की बात हो रही है। तो 181 डेज़ में हम उन्हें मतलब वो हमें इतने पैसे देगा। बेसिकली 6 महीने में हम उन्हें देंगे 8% के हिसाब से 20,000, वो हमें 181 डेज़ के 15,083 रुपीज़ देगा, ठीक है। इन टू अबव यानी इसमें इफ़ दी सेटलमेंट इज़ ऑन नेट बेसिस, यूजुअली नेट बेसिस पे ही होती है। नेट बेसिस का मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम मुझे पैसे दे के जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे के जाऊँ, इतनी मेहनत कोई नहीं करता, नेट कर देते हैं। हाउ मच द फिक्स इंटरेस्ट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर। देखिए हमें कितना देना है 20,000, उन्होंने हमें कितना देना है 15,000, तो नेट अमाउंट कितना देना है जो फिक्स इंटरेस्ट पेयर देगा। बेसिकली हम इस केस में क्लाइंट जो है वो फिक्स इंटरेस्ट पेयर है, फिक्स इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो फिक्स इंटरेस्ट पेयर वुड पे टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला पेयर पे करेगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर को कितना पैसा, इतना पैसा। सो दिस बिकम्स 4917। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है अच्छे से। चलिए वापस से नोट्स पे चल लेते हैं अगर ये समझ आ गया आपको तो, इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में भी। फॉर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, देखिए बेटा फॉर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में क्या होता है कि बेसिकली बैंक के बीच की बात होती है ना। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं ओवरनाइट स्वैप के केस में। पहली बात तो डेली कंपाउंडिंग होगी, हर दिन का इंटरेस्ट निकलेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर अगले दिन का इंटरेस्ट निकलेगा, हर दिन का इंटरेस्ट निकलेगा, वो इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर अगले दिन का इंटरेस्ट निकलेगा। इसे कहते हैं डेली कंपाउंडिंग, यानी हर रोज़ का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे का प्रिंसिपल इंक्रीज़ हो जाता है। सैटरडे संडे की जो कैलकुलेशन है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, वो इकट्ठे करेंगे 2 डेज़ लगाकर, मतलब वहाँ पे 1 डे नहीं मानेंगे, वहाँ पे 2 डेज़ के लिए इकट्ठे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उनका सेम इंटरेस्ट रेट मानते हैं और उनकी कैलकुलेशन एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। सैटरडे और संडे की कैलकुलेशन अलग अलग नहीं होती, इकट्ठी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे एक पार्टी के पास, बेसिकली इसकी कहानी क्या है कि मान लो एक बैंक के पास पेयर पैसे पड़े, तो वो कहता है कि यार तुम ले लो मुझसे पैसे, जिसको अपने को रिजर्व दिखाने के लिए किसी के पास कमी है, तो वो एक दिन के लिए, एक रात के लिए उसे पैसे देता है ताकि उसकी बुक्स में उस रात को क्लोजिंग के वक्त पे पैसे प्रेजेंट हो। तो एक दिन के लिए जब पैसा दिया जाता है तो इसे ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप कहा जाता है, ठीक है जी। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस किया हुआ है। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, वो कहता है डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू अ प्लेन वनीला स्वैप थ्रू OIS ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। जब भी ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्या देगा, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आना भी चाहिए एग्जाम में, तो क्योंकि इस कैलकुलेशन बेस्ड है, इंस्टीट्यूट को ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पसंद है। जबकि कोई मतलब ये को कि फाइनेंशियली बहुत हाई नॉलेज नहीं चाहिए, बट कैलकुलेशन है बस। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़ एन अग्रीड रिसीव इज माइबॉर ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट, माइबॉर का ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट लगेगा फिक्स पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पे, ठीक है जी। द स्वैप वॉज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे, मतलब मंडे को स्वैप एंटर किया 2 अगस्त को, बट कमेंस होगा 3 अगस्त से, ठीक है, 3 तारीख से हम गिनना स्टार्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के लिए। लेकिन जो माइबॉर के रेट दिए हुए हैं वो ट्यूसडे से मंडे दिए हुए हैं, ट्यूसडे से मंडे दे रखे हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट कैसे लगेगा सोचो, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे एंड संडे, और फिर ये मंडे। हमेशा सैटरडे संडे का रेट सेम होता है, तो जो एक रेट लिखा होगा उसे सैटरडे संडे दोनों मान लोगे और उसे 2 करके कैलकुलेट करोगे, मतलब 1 डे के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करोगे, उसे 2 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो हमें इंटरेस्ट रेट पता लग गया, सबका अमाउंट पता है 10 करोड़ का, डेली इंटरेस्ट निकालना है और डेली कंपाउंडिंग करनी है। डेली कंपाउंडिंग मतलब हर दिन के इंटरेस्ट को ऐड बैक भी करना है। इफ़ द डेरिवेटिव बैंक रिसीव्ड 317 नेट ऑफ ऑन सेटलमेंट, हमें नेट सेटलमेंट डेट पे इतना मिला है, कैलकुलेट द फिक्स रेट एंड द इंटरेस्ट रेट। मतलब अब वो कह रहा है कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट दोनों के रेट्स भी निकाल के बताओ। संडे इज़ अ हॉलीडे, हमें पता ही था, वर्क इन राउंडेड रुपीज़ एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग, ठीक है। वो कहता है राउंडेड रुपीज़ में काम करना है, अवॉइड करनी है डेसिमल वर्किंग, डेसिमल वर्किंग नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, बेसिकली वो ये कहता है एक बैंक है 10 करोड़ के प्रिंसिपल पे, डेरिवेटिव बैंक अदर बैंक के साथ ओवरनाइट स्वैप कर रहा है, OIS कर रहा है, जिसमें हम उन्हें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमें माइबॉर के रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, और नेट में अंत में हमें 317 मिले हैं, अंत में हमें 317 मिले हैं। इसको हम अंत में कंसीडर करेंगे, पहले इंटरेस्ट तो निकाल लें। आइए,
देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर OIS में हमें कितना मिलेगा, माइबॉर से कितना मिलेगा, आइए वो देखते हैं। फ्लोटिंग रेट है, डेली कंपाउंडिंग है। ट्यूसडे को 10 करोड़ का बैलेंस था, 7.75% के लिए एक दिन का ब्याज लगा, इतना ब्याज आ गया। अब इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दिया तो ये कंबाइंड प्रिंसिपल अगले दिन का बढ़ गया। अब उस पर 8.15 वेडनेसडे का ब्याज लगा, इतने एक दिन का इतना ब्याज बना। अब ये ब्याज भी इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर यहाँ आ गए। अब इस अमाउंट पे 8.12% का ब्याज लगा एक दिन का, इतना ब्याज बना। फिर इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड किया, इधर लिख दिया। अब इस प्रिंसिपल पे एक दिन का ब्याज लगा फ्राइडे के लिए, इतना ब्याज बना। इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड किया और इधर लिख दिया। अब जब इधर लिख दिया तो सैटरडे और संडे की कैलकुलेशन इकट्ठे की जाती है बेटा। तो हमने सैटरडे और संडे का सेम प्रिंसिपल मानकर, सेम रेट मानकर दोनों पे 2 डेज़ के हिसाब से ब्याज लगा दिया। ध्यान रखना इनकी कैलकुलेशन इकट्ठे करना, अलग अलग मत करना, अलग अलग करोगे तो आंसर बिगड़ जाएगा। तो इसे 2 दिन का ब्याज लगा दिया। अब इस प्रिंसिपल पे ये वाला ब्याज ऐड किया और मंडे का प्रिंसिपल निकाल लिया। मंडे के प्रिंसिपल पे 8.15% का ब्याज लगाया एक दिन के लिए, तो ये इंटरेस्ट बन गया। अब ये हमारा टोटल आ गया, हमारा टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया 153,740, यानी हमें कुल मिलाकर 153,740 मिलने चाहिए, लेकिन हमने देने भी तो हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला क्या है कि देखिए हमने ओवरनाइट स्वैप किया है। स्वैप करने का मतलब क्या है, हमें कुछ मिलेगा और हम कुछ देंगे, जिसमें कि हमें रिसीव हो रहा है माइबॉर, हमें फ्लोटिंग रेट रिसीव हो रहा है और हम उसके बदले में फिक्स रेट देंगे। हमें रिसीव हो रहा है माइबॉर और हम फिक्स रेट देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इतने पैसे मिलने थे और हमने कुछ अमाउंट देना था, तो अंत में वो कह रहा है कि नेट में 317 हमें मिले हैं, एंड में 317 नेट में हमें मिले हैं। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट हमने फ्लोटिंग पे रिसीव करना था माइनस जितना इंटरेस्ट हमने फिक्स पे पे करना था, उन दोनों को माइनस करके नेट में 317 आ रहा है। मतलब जितना इंटरेस्ट मुझे मिलना है, जितना इंटरेस्ट मैंने आपको देना है, उन दोनों को नेट करके 317 आता है। ये अमाउंट 317 आता है। इसका मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मैंने देना है। भैया 10 करोड़ का X% फिक्स रेट अगर X% है, 7 दिन का ब्याज मुझे देना है, मुझे आपको देना है इतना ब्याज, आपने मुझे देना है इतना इंटरेस्ट। इन दोनों का बैलेंस है 317 जो आप मुझे दोगे। तो इसको सॉल्व करके 8% आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, 8% अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है। आई होप कि ये बात आपको समझ तो आ गई है पूरी तरह। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट के जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने कवर अप कर दिए हैं। कुछ छोटे छोटे और माइन्यूट टॉपिक्स हैं जो क्लास के अंदर डिस्कस्ड हैं, उन्हें आप अपने क्लास नोट से रिव्यू कर सकते हैं। बट इस टॉपिक को जैसे ही मैंने पढ़ाया, इसी के इमीडिएटली बाद आप रिव्यू करने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसे रिवाइज़ कर पाओगे। देखिए ये चैप्टर छोटा है लेकिन स्लिपरी है, कैलकुलेशन इंटेंसिव टॉपिक है। कैलकुलेशंस अच्छे से करना, लिमिटेड क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो। ऑलराइट, बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करके रखना। मुझे बताना और किस किस चैप्टर की रिवीजन वीडियोस की आपको ज़रूरत है, मैं कोशिश करूँगा उन पे भी जल्दी जल्दी वर्क करके आपके लिए नए चैप्टर्स की भी और वीडियोस ले आएँ। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय, वर्क हार्ड।